गुरुजी, मेरा प्रश्न ऐसे है कि नॉर्म जब प्रश्न नहीं कहूँगा, एक्सपीरियंस कहूँगा कि जो जब भी मैं रात को सोता हूँ और सुबह उठता हूँ, आने से पहले ये होता है कि बस वापस जाना है। और बहुत से प्रश्न होते हैं पास, और आते आते इसके उत्तर भी मिल जाते हैं आपसे बात करने से पहले ही। पर एक प्रश्न है, उसका उत्तर मैं ज़रूर लेना चाहूँगा कि जितने भी एनलाइटेंड मास्टर्स हुए हैं, जिनमें बुद्ध भी हैं, ओशो भी हैं, परमहंस जी भी हैं और गोयनका जी हैं, ऐसे 15-20 नाम मुझे मेरे लिस्ट में मैंने लिखे थे अभी। पर उसमें सरनजीत कौर क्यों नहीं है, उसमें चंद्रिका जी, श्री श्री चंद्रिका जी क्यों नहीं है, या फिर और हमारे साथ जो बैठे हैं वो क्यों नहीं है, ये गुजराती बहन जी हैं ये क्यों नहीं है। मतलब सारे मेल मेंबर्स ही क्यों एनलाइटेंड मास्टर्स ज़्यादा आगे आए, और जो फीमेल हैं वो पीछे कहीं ना कहीं। वो एक ऐसा मुझे फील हुआ कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसमें मेल जो हैं वही एनलाइटेंड मास्टर्स बन रहे हैं। इस बारे में बहुत लंबी चर्चाएं हो चुकी हैं, चूँकि आपने अभी जो प्रीवियस कन्वर्सेशंस हैं वो आपने सुने हुए नहीं हैं, इसलिए आपसे मिस हो गया है। इस पर बड़ी लंबी लंबी चर्चाएं हुई हैं। यह पुरुष और स्त्री का अपना अपना एक ढंग होता है। पुरुष जो है वह देना चाहता है, वो प्रसार करना चाहता है, एग्रेसिव होता है, वह एग्रेसिव होता है। तो कुछ काम जो है उस एग्रेसिवनेस के साथ हो पाते हैं। स्त्री जो है वो ग्राहक होती है, रिसेप्टिव होती है ना, सब ग्रहण करती है, यह उसका स्वभाव है। बांटना जो है यह पुरुष का स्वभाव है। यह एक मूल कारण है कि जो स्त्रैण स्वभाव है वह इस प्रकार के प्रपंच में नहीं फंसता है। यह भी एक प्रपंच ही है, बांटने का काम एक प्रपंच ही है। और इसमें जो है फंसना तो पुरुष भी नहीं चाहते, लेकिन एक व्यवस्था बनाई जाती है ऐसी प्रकृति की, इजोटेरिक ग्रुप की, सिस्टम की, कि वह जो है बांटेंगे, उन्हें बांटना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई स्त्री ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुई, कितनी स्त्रियाँ उपलब्ध हुई हैं। सहजो है, मीरा है, बाबा जान है ना, बहुत सारे नाम आएंगे। लेकिन जो है इसमें भी बस वो गिने चुने नाम पता चलते हैं, बाकी के नाम पता ही नहीं चल पाते, क्योंकि वह जो है सिर्फ ग्रहण करके शांत हो जाती है, मौन हो जाती है। वह अपनी बात किसी को कह नहीं पाती, वो कहना भी नहीं चाहती। वो भीतर अपने गर्भ में समा लेती है, उसके पास गर्भ है, उसको धारण कर सकती है और पता भी नहीं चलता। हालांकि ऐसे बहुत सारे पुरुष में भी होते हैं जिनको आत्मज्ञान हो जाता है, उनका किसी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि वह उनकी प्रवृत्ति होती ही नहीं है कि वो बांटें। तो शिक्षक होने की वासना, वह वासना जिसमें क्रिएट की गई हो इजोटेरिक ग्रुप के द्वारा और गुरुकुल परंपराओं के द्वारा, किन्हीं व्यवस्थाओं के द्वारा या किसी अन्य कारण से, यदि वह वासना किसी ऐसे व्यक्ति में बच जाती है जो कि काफ़ी ऊंचाइयों पर जा चुका है, तो फिर वह वासना जो है गुरु के रूप में फिर निकल के आती है, एनलाइटन मास्टर के रूप में। फिर एनलाइटन होने के बाद में भी उनका वह जो है अंतिम कर्म होता है, उस कर्म को उनको करना पड़ता है। अगला प्रश्न किसी का है? प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, अभी भजन सुना, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। लेकिन ये अनुभूति होने में इतना समय क्यों लग जाता है? सेपरेशन का जो बोध है, जो सेपरेशन को जीने की वासना है, वह सेपरेशन जो अपने आप को बचाना चाहता है,
उसको बचाने का तरीका ही यही है। सेपरेशन अपने आप को बचाना चाहता है, उसके बचाने का तरीका ही ये है कि वह दूर दूर ढूंढे। ढूंढ कौन रहा है? सेपरेशन ढूंढ रहा है ना, वह इंडिविजुअलिटी है, वह ढूंढ रही है ना, सत्य को ढूंढ रही है। कैसे ढूंढ रही है? अपने आप को बचाते हुए ढूंढ रही है। तो अब उसको कहाँ जाना पड़ेगा? एक्सट्रोवर्ड, बाहर ढूंढना है। तो बाहर ढूंढता है सेपरेशन जो है, बाहर ढूंढता है सत्य को, और बहुत गहरे में उसे मालूम है कि बाहर सत्य नहीं है, और इसलिए वो बाहर ढूंढता है, क्योंकि कोई रिस्क नहीं है बाहर ढूंढने में। ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, जन्मों जन्मों ढूंढते रहो, जन्मों जन्म लग जाएंगे, मिलना कभी है नहीं, और उसे चाहिए भी नहीं। सेपरेशन को सत्य नहीं चाहिए, सत्य के बारे में इंफॉर्मेशंस चाहिए, सत्य की टैगिंग चाहिए, लेकिन सत्य नहीं चाहिए। तो वह जो बाहर ढूंढता है, बाहर ढूंढता है, तो उसको ये लगता है कि नहीं, हम ढूंढ तो रहे हैं, नहीं मिल रहा, तो उसमें हमारी तरफ से तो कोई गलती नहीं है, हम तो ढूंढ रहे हैं, जब मिलेगा तब मिलेगा। तो ढूंढता है और भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है। साधना के नाम पर जो है उल्टी सीधी चीज़ें करता रहता है, या साधना के नाम पे जो हो रहा है उसमें कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर करता है कि जिससे साधना सफल ना हो जाए, सुफल ना हो जाए। साधना को सफल होने नहीं देना चाहता सेपरेशन। मन क्या है? मन सेपरेशन है ना। मन वह मैकेनिज्म है जो सेपरेशन को क्रिएट करता है, बचा के रखता है। मन क्या है? सेपरेशन को क्रिएट करने और बचाए रखने की विधि, क्योंकि उसको क्रिएट करने से ही वह बच नहीं जाता, उसको लगातार क्रिएट करना पड़ता है। क्योंकि जैसे उसको क्रिएट करना हम बंद करेंगे तो सेपरेशन जो है डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वह कोई चीज़ तो है नहीं। सेपरेशन एक धारणा है, तो धारणा को जिंदा रखने के लिए कंटिन्यूअस एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है, लगातार प्रयास की ज़रूरत पड़ती है। तो लगातार उसका प्रयास करता रहता है मन जो है, हमेशा लगातार कुछ ना कुछ करता रहता है। देखा है ना आपने, आपका मन लगातार चलता रहता है, चलता रहता है ना। चाहे सो, चाहे जागो, चाहे चुपचाप अकेले बैठे रहो, मन तो चलता ही रहता है। ये कर क्या रहा है? ये क्या कर रहा है? सेपरेशन को बचाए रखने की कोशिश कर रहा है। उसको बचाए रखने के लिए उसको लगातार एक्टिवेट होना पड़ता है, उन धारणाओं को जिंदा रखना पड़ता है जो सेपरेशन क्रिएट करती हैं। तो अब वह जो है उसको तो कुछ ऐसा ही मैट्रिक्स क्रिएट करना पड़ेगा ना कि कहाँ है परमात्मा? बोले कहीं और है। परमात्मा कहाँ है? कहीं और है। तो कहीं और ढूंढना पड़ेगा। परमात्मा को कहाँ ढूंढना पड़ेगा? कहीं और ढूंढना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा। तो कहीं और ढूंढते रहो, इधर नहीं मिला तो उधर मिलेगा, उधर नहीं मिला तो उधर मिलेगा, चलो इससे मिलाते, इससे मिल जाएगा, उससे मिल जाएगा, फलाने से मिल जाएगा, ठिकाने से मिल जाएगा। और जो है इस नाम पर स्पिरिचुअल गार्बेज वह बहुत सारा बटोर लिया जाता है। स्पिरिचुअल गार्बेज बहुत सारा बटोर लिया जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअल गार्बेज के साथ रिस्क नहीं है। स्पिरिचुअल गार्बेज के साथ में रिस्क नहीं है। वह जो भी मिलेगा सत्य नहीं मिल सकता। सत्य से बचे रहेंगे, और सत्य से ही बचना है। सेपरेशन की सारी एक्सरसाइज क्या है? सत्य से बचने की एक्सरसाइज है। और सत्य क्या का मतलब है कि सेपरेशन को डिसॉल्व होना है। सत्य कहीं से मिलेगा नहीं, सिर्फ सेपरेशन को डिसॉल्व होना है। मैं अलग हूँ, इस भ्रांति को मिट जाना चाहिए, और यह भ्रांति मिटने के लिए तैयार ही पड़ी है। यदि एक्सरसाइज बस छोड़ दी जाए तो भ्रांति तो मिटने के लिए तैयार ही है। अब जो ध्यान की विधियाँ हम देते हैं उसमें क्या बोलते हैं कि कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करने से बात बन जाती है। करने से कर्ता पैदा हो जाता है ना, न करने से अकर्ता। तो सेपरेशन डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है तो सत्य तो है ही। लेकिन हम सत्य के ऊपर आरोपित कर रहे हैं, धारणा को आरोपित कर रहे हैं कि यह मैं हूँ, यह फलाना है और मैं सही हूँ। हम जो है उसके अगेंस्ट में, उसके पैरेलली एक सत्ता की घोषणा कर रहे हैं। सत्य के पैरेलली एक सत्ता की घोषणा है सेपरेशन है क्या? अहंकार है क्या? सत्य के पैरेलली एक अलग सत्ता की घोषणा कि एक सत्य है और एक मैं हूँ। उसके पैरेलली हम अपनी सत्ता की घोषणा करते हैं, और वह सत्ता है नहीं, सिर्फ इल्यूजन है। उस घोषणा को लगातार जिंदा रखना पड़ता है, लगातार घोषणा करनी पड़ती है कि मैं अलग हूँ, मैं फलाना हूँ, मुझे नहीं जानते, फलाना हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, यह जानता हूँ, वह जानता हूँ, यह करता हूँ, यह मेरा है, यह मेरा है, यह ऐसा है।
लगातार घोषणा करनी पड़ती है, लगातार एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तभी सेपरेशन को बचाया जा सकता है। यदि इसकी एक्सरसाइज न हो, उसकी घोषणा न हो, उस पर मेहनत न की जाए, श्रम न किया जाए, तो समस्या का समाधान हो जाता है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो सारी समस्या करने की समस्या है, सारी समस्या करने की समस्या है। तो वही है कि हम कुछ करते रहते हैं तो अपने आप से दूर हो जाते हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। तो ढूंढ रहा है तो ढूंढने में कुछ कर रहा है, करने से कर्ता पैदा हो रहा है, और कर्ता पैदा हो रहा है तो सत्य वहाँ मौजूद नहीं होगा। भाई परमात्मा को भी ढूंढ रहे तो कुछ कर तो रहे हो ना। कौन ढूंढ रहा है? कोई तो ढूंढ रहा है ना। ढूंढ रहा है तो कौन है? जो ढूंढ रहा है वो कर्ता पैदा हो गया। ढूंढने से, करने से ही तो कर्ता पैदा होता है ना। कुछ नहीं करेंगे तो कर्ता कहाँ जाएगा? कर्ता कोई चीज़ तो है नहीं, कितनी हाइट का, इतने वजन का, इतने किलो का, ऐसा या ऐसा। कर्ता तो कुछ है ही नहीं ना, एक भावदशा है ना। कुछ करने से पैदा हुई भावदशा है ना, करने से कर्ता पैदा होता है। और नहीं करते तो कर्ता विसर्जित हो जाता है, क्योंकि वह जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो कर्ता की जरूरत क्या है? वह तो कृत्य ही था ना। कृत्य जब रहा ही नहीं तो कर्ता भी विसर्जित हो गया। कर्ता विसर्जित हो गया तो सत्य प्रकट हो जाता है। सत्य को लाना नहीं पड़ता है, सत्य तो है ही, उसे हम ढक देते हैं। किस प्रकार से ढकते हैं? करने से ढकते हैं, है ना। इसलिए लाओ से का यह वचन जो है बार बार बोलते हैं, इसको राइट सही तरीके से अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं कि लोग इसे समझ जाएं कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं और बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से कुछ भी करोगे, चाहे परमात्मा को ढूंढने का काम करो, चाहे धर्म को ढूंढने का काम करो, है ना, जो भी करोगे करने से करता ही निर्मित करोगे। इसलिए जो है ध्यान की विधियों में हम कहते हैं कि 2 पार्ट हैं। ध्यान की विधियों में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है आपका निगेटिव। तो निगेटिव पार्ट क्या है? निगेटिव पार्ट है करना। निगेटिव पार्ट क्या है? करना है, कि हम कुछ करते हैं। तो हम उसमें जो कुछ करते हैं वह करने को इस ढंग से करवाया जाता है कि वह अकर्ता में ले जा ले। करने को इस ढंग से करवाया जाता है मेडिटेशन मेथड्स में। ध्यान तो हम करवाते नहीं, ध्यान तो किया नहीं जा सकता। जो किया जाता है वह क्या है? मेथड है। मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन है। तो ध्यान जो है, ध्यान की विधि का ये नेगेटिव पार्ट है, जिसमें कुछ करवाया जा रहा है, वो मेथड है। और पॉजिटिव पार्ट क्या है? हैपनिंग है, कि वहाँ पर अकर्ता होगा। क्योंकि करने का पागलपन है, करने का पागलपन है तो कुछ भी करवा दिया जाता है, कुछ ऐसा करवा दिया जाता है जो मन की प्रैक्टिस के बाहर है, जो मन के रूटीन में नहीं है। मन के रूटीन में, मन ने उसके मैट्रिक्स नहीं बनाया है, उसकी आदत नहीं बनाई है, तो कुछ ऐसा करवा देते हैं, कुछ ऐसा करवा देते हैं और उसके बाद में छोड़ देते हैं। बोले छोड़ दो, लेट्स गो, सब हो रहा है, होने दो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है, सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है। तो सब जाना जा रहा है तो वहाँ पर जो है वो अपने आप हो रहा है, वहाँ पर कर्ता की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यदि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तो कर्ता पैदा कर रहे हैं। जानने की कोशिश में कर्ता पैदा हो जाता है ना। हम कोई भी गुणा भाग लगा रहे हैं तो उसे कर्ता पैदा कर रहे हैं। चीज़ों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, ये सब हम कर क्या रहे हैं? ये हम कर्ता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सेपरेशन को हम बचा रहे हैं, बना रहे हैं, बना रहे हैं और बचा रहे हैं, उसका संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं। तो जैसे ही वो करना छोड़ देते हैं, सब कुछ हो रहा है तो हो रहा है में कर्ता डिसॉल्व हो जाता है। कर्ता डिसॉल्व हो जाता है तो अमनी दशा है। करने से ही तो है ना, मन का मतलब करना। जब कुछ करना ही नहीं है तो मन कहाँ रहेगा? मन तो रहा ही नहीं, मन बचा ही नहीं। जब मन नहीं बचा तो कोई समस्या ही नहीं बची, क्योंकि मन जो सेपरेशन क्रिएट करने का मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म डिस्ट्रॉय हो गया। मन जो है सेपरेशन को क्रिएट करने का मैकेनिज्म है। अब वह मन की प्रक्रिया ही खत्म हो गई तो मैकेनिज्म खत्म हो गया। जब मैकेनिज्म ही खत्म हो गया तो सेपरेशन बचा ही नहीं, सत्य प्रकट हो गया, जो अनादि है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है, सदा से है, जैसे का तैसा है। वो जैसे का तैसा है, वो कभी बदला नहीं, वो कभी बदल सकता भी नहीं, उसके बदलने का कोई उपाय भी नहीं है। तो इसलिए जो है हम दूर दूर ढूंढते हैं, दूर दूर इसलिए ढूंढते हैं कि कहीं सत्य मिल ना जाए। और यदि ढूंढना छोड़ दें तो हम अपने पास पहुंच जाते हैं। अपने पास पहुंचते ही 2 तो बचता नहीं, डिसॉल्व हो जाते हैं, एक हो जाते हैं,
वननेस, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न किसका है? स्वामी जी, 2 दिन से हार्ट चक्रा पे खींच रहा है, तान रहा है, ऐसा हो रहा है, और खून भी निकल रहा है नाक से। तो फिर आज कम हो गया है, पर मैं सोचा आपको एक बार पूछ लूँ। और यहाँ गले में जैसे कुछ लगा नहीं जाता, वैसे पैक हो रहा है और बड़ा हो रहा है, ऐसे फील हो रहा है। वो एक्चुअली बड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे बड़ा हो रहा है। हाँ, एक्चुअली तो नहीं, जैसा हाँ, का तैसा ही है। हाँ, ये चक्रास के अलाइनमेंट की प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो और दूसरा, वैसे देखती हूँ, थोड़ी देर रुक जाती हूँ ना, तो वाइट वाइट वो सिल्वर सिल्वर डॉट्स सब खेलते ऐसा दिखता है। ये साधना की अच्छी स्थिति है जिसमें चक्रा अलाइनमेंट्स वगैरह हो रहे हैं। उसमें छोटा मोटा कोई फिजिकल डिसऑर्डर होगा, लेकिन वो अपने आप क्योर हो रहा है ना। हाँ। क्योर हो रहा है अब, ठीक है। फिर तो चक्रा अलाइनमेंट की प्रक्रिया चल रही है और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भाव प्रवणता आपकी जो है एकदम से बढ़ी है यहाँ पर आने के बाद में। और वो भाव प्रवणता जो है आपके हार्ट चक्रा को पूरी तरह से एक्टिवेट कर रही है। उसके अलावा ऊपर की गति भी हो रही है विशुद्धि चक्र पर। तो विशुद्धि चक्र जो है, इस चक्र का जागना यानी कि ध्यान की गहराई उपलब्ध होना। विशुद्धि चक्र यानी ध्यान की गहराई उपलब्ध होना। यहाँ पर वननेस की प्रक्रिया यहीं से होती है। द्वंद्व के पार उठा जाता है तो विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता है, मतलब द्वंद्व आपका ख़त्म हो रहा है। अब वननेस जो है, रियल वननेस की तरफ आपकी यात्रा शुरू हो गई। और ये चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा तो वननेस में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। बहुत सुंदर घटना है, और कंटिन्यू रखें। अगला प्रश्न किसी का है, उसको फिर कंटिन्यू रखें आप अपनी साधना को। गुरुजी प्रणाम। जीवन यात्रा संयोगिक है या प्रायोगिक? प्रायोजित, हाँ। संयोग द्वारा प्रयोग प्रकट होते हैं या प्रयोग द्वारा संयोग? प्रश्न महत्वपूर्ण है कि इस जीवन की सारी प्रक्रिया संयोगिक है या प्रायोजित कहें। प्रायोगिक की जगह प्रायोजित शब्द आएगा ना, प्रायोजित। कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है ना। प्रायोजित या संयोगिक है या प्रायोजित है। इसको किसी ऐसे बांधा कैसे जा सकता है कि ये संयोग है या कोई प्रायोजित है। जैसे कहा जाता है ना कि प्रायोजित है कि संसार जो है वह कोई चला रहा है, कोई मैनेज कर रहा है। प्रायोजित है, इसका पूरा मैनेजमेंट जो है किया जा रहा है। कहीं कोई है और इस संसार को बना रहा है, चला रहा है। कोई है और दफ्तर खोल के बैठा है और उस वहाँ से जो है सब हिसाब किताब करता है कि क्या बनाना है, क्या बिगाड़ना है, कैसे चलाना है। यह हो गया प्रायोजित। तो दूसरा शब्द आता है कि संयोगिक है, संयोग मात्र है। इस संयोग से ऐसा हो गया, इस संयोग से ऐसा हो गया। तो इसको हम समझने की कोशिश करें तो दो तरीक़ों से समझने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा तरीका तो यह होगा कि जैसे हम भाषागत रूप से समझना चाहते हैं तो संयोगिता, संयोग जो है, और प्रयोजन जो है, संयोग और प्रयोजन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मान के चलें। एक कॉम्बिनेशन है कि वहाँ कोई है नहीं जो इसको अपना प्रायोजित कर रहा है या ऑर्गेनाइज कर रहा है या मैनेज कर रहा है। ऐसा कोई है नहीं, ऐसा कोई है नहीं। इजोटेरिक ग्रुप वो भी तो सूक्ष्म तरंग है, वो भी हाँ, एक सपोर्ट है जो हाँ, प्रायोजित कर रहा है। हाँ, हाँ, इसीलिए हमने कहा कि हम दोनों के बीच में ले लें। जिस परम सत्ता की हम बात करते हैं कि वह कोई परम सत्ता है, तो वह तो कोई प्रायोजित कर नहीं रही है, लेकिन वह उसके होने का
ढंग है, वह उसके होने का ढंग है। तो जो परम सत्ता है उसके होने का ढंग है यह संसार, यह जीवन प्रक्रिया, यह जो कुछ भी है, यह जो भी आंदोलन है, यह जो भी खेल है, जो लीला है, जो रास है, यह उसके होने का ढंग है, उस परम के होने का ढंग है यह। और उसके बाद में एक स्थिति यह भी है कि इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम है। तो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है वह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब यहाँ देखें कि आप एक घर परिवार में हैं, तो घर परिवार को तो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, कि आपके बच्चे हैं, पति हैं, या जो कुछ भी है, उसे तो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना। ऑर्गेनाइज किया भी जा रहा है और है संयोगिक। आप कुछ कितना भी कुछ कर लो, है तो सब संयोगिक ना। संयोग से कोई पति बन गया, संयोग से कोई बच्चे आ गए, कौन सी सोल आई आपने डिसाइड नहीं करी, कहाँ रहना है यह भी आपने डिसाइड नहीं किया, वो तो जहाँ संयोग बन गया, चलो अब इधर क्या करें, चलो इधर ही सेटल हो जाते हैं, चलो यहीं घर बना लेते हैं, कहाँ प्लाट मिल रहा है, यह नहीं मिल रहा है, यह मिल रहा है, ले लें क्या, चलो इसको ले लेते हैं। संयोग ही है ना, संयोगों को स्वीकार करते चलते हैं और स्वीकार करके फिर वहाँ डेवलपमेंट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज भी करते हैं। चलो प्लाट ले लिया, अब घर बना लेते हैं, अब यहाँ ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। तो कुछ संयोग है, कुछ प्रयोजन है ना, कुछ ऑर्गेनाइज करने के सिस्टम हम डेवलप करते हैं। तो इस प्रकार से जो है दोनों का यह मेल मिलाप है, दोनों का मेल मिलाप है, उससे वह चीज़ हो रही है। तो अब वह जो है जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, उसके होने का ढंग है, उसके होने का ढंग है संसार है। वह इस संसार को बना नहीं रहा है, वह होने, उसके होने का ढंग है, वह हो रहा है, वह संसार हो रहा है। वह सृष्टा सृष्टि बना नहीं रहा है, सृष्टा ने कभी सृष्टि बनाई नहीं, वह सृष्ट हो रहा है और उसे अलग नहीं हो रहा है, लगातार हो रहा है उसके बीच में। और हो रहा है तो उस होने के में ही उसका जो है इनबिल्ट है, दला बिल्ट है कि इससे ऐसा होगा, इससे वैसा होगा, इससे ऐसा होगा। उसमें दोनों चीज़ें हैं, उसमें वो ऑर्गेनाइज भी हो रहा है कि उसके होने ढंग में ऑर्गेनाइज भी और संयोग भी है, तभी ये लीला चल पाती है। सब ऑर्गेनाइज हो गया तो फिर वो मैकेनिज्म हो जाएगा, मैकेनिज्म हो जाएगा तो मैकेनिज्म में तो सुंदरता होती नहीं। मैकेनिज्म में कोई सुंदरता होती है क्या? हम ये कह लें कि कोई गार्डन है, तो गार्डन तो बड़ा सिमेट्रिकल होता है, लेकिन उससे आप उग जाएंगे, और जंगल है उससे आप कभी नहीं उगेंगे। और वो एक मैकेनिज्म का परिणाम है। हालांकि उसमें जो पौधे उग रहे हैं फुल मैकेनिज्म नहीं है, उसमें भी अपने संयोग है, उसमें जीवन है, उसमें बहुत कुछ जो है अनिश्चित है। लेकिन अब हम ऐसी कोई चीज़, किसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि वो सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज होगा। तो वेल ऑर्गेनाइज का मतलब है कि वो उसका निर्मूल्य हो गया, वह उसका मूल्य ही नहीं रहा। जो वेल ऑर्गेनाइज है ना, उसका कोई मूल्य ही नहीं रहा। वही है जैसे आज आलोक ने बात करी कि ये तो बड़ा मैजिकल है कि कुछ भी आप ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं और सब ऑर्गेनाइज होता रहता है। कि आप जो है कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, बस हल्का फुल्का कुछ कर दिया कि हाँ ऐसा हो गया, ऐसा कर लेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं। ध्यान जब होगा तब होगा। क्या शेड्यूल है? कोई शेड्यूल नहीं है। हमारे यहाँ तो खाने का भी टाइम टेबल नहीं है, कभी आगे होता है, कभी पीछे होता है। किसी चीज़ का कोई टाइम टेबल नहीं, सोने का टाइम टेबल नहीं, उठने का टाइम टेबल नहीं है, कोई टाइम टेबल है ही नहीं। टाइम टेबल है ना मैकेनिज्म, मैकेनिज्म है ना मन। सब सुसंयोजित होगा तो मन को मौका मिल गया। ऑर्गेनाइज कौन करेगा? मन करेगा ना, मन से बाहर जाना है ना। ऑर्गेनाइज रह कर तो आप आए हैं ना, मशीनी लाइफ जीते हैं ना अपने घरों से, उसी से तो बाहर निकलना है। इतने बजे सो जाना है, इतने बजे उठाना है, इतने बजे खाना खा लेना है। ये क्या रोबोट है क्या? कवायद हो रही है क्या? ये कवायद तो नहीं है ना। यहाँ तो जीवन के रहस्य को उधेड़ा जा रहा है, उसको खोला जा रहा है, आविष्कृत किया जा रहा है। तो इसमें जो है दोनों के बीच की बात है, संयोग भी है और ऑर्गेनाइज भी हो रहा है। तो परमात्मा भी इसी नियम पे चल रहा है। ये हमारा नियम नहीं है, ये हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, ये उसी ने ऑर्गेनाइज किया होगा। जो लीला है ना, उस लीलाधर ने ऑर्गेनाइज किया है। हमें नहीं पता होता कौन सा ध्यान होगा, कब हो गया,
कौन सा प्रश्न आएगा हमें नहीं पता, उसका उत्तर क्या है यह भी हमें नहीं पता होता है, हमें कुछ भी नहीं पता होता है, बस हो रहा होता है। और जहाँ जाना जा रहा होता है, जैसे आप लोग जान रहे हैं वैसे हम भी जान रहे हैं, हमारे द्वारा भी जाना जा रहा है कि ऐसा कुछ बोला जा रहा है, हमारे द्वारा भी जाना जा रहा है कि कोई विधि हो रही है, जानते रहते हैं, हमें पता नहीं क्या होता है, पता करना भी नहीं हमें, जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है, जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है। तो ऑर्गेनाइज जो है वो किया भी जा रहा है और हो भी रहा है, उसमें संयोग भी है और कुछ किया भी जा रहा है। तो जो ऑर्गेनाइज भी हो रहा है, बहुत गौर से देखोगे तो वह भी हो रहा है। ऑर्गेनाइज में भी जितनी प्रक्रिया ऑर्गेनाइज वाली है, उसमें कुछ है ना प्लानिंग, कुछ अचानक कुछ हो रहा है कि नहीं इसको ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, जो बिल्कुल निकट का कर रहे हैं, लंबे का तो कुछ है ही नहीं है। अचानक क्या बनाना है, चलो यह बना लो, अरे ऐसा कर लेते हैं, यह बना लो, इस तरीके से बना लो, कोई प्लान नहीं था, लेकिन उस समय फिर वहाँ तो ऑर्गेनाइज हो रहा है ना, लेकिन वो कोई बड़े प्लान के तहत ऑर्गेनाइज हो रहा है कि नहीं कल ऐसा करते, नहीं फलाना ऐसा करते, और ऐसा कुछ किया भी तो काम नहीं आता, एंड टाइम पे होता है कि नहीं ऐसा कर लो और वह चीज़ हो जाती है। और बहुत लंबी प्लानिंग तो है ही नहीं। ऐसी रिट्रीट्स भी आपने सुनी होंगी, हमने कहीं सुनी देखी हैं कि यह जो है 1 हफ्ते की होगी, पहले दिन यह बनेगा, दूसरे दिन यह बनेगा, और 7वें दिन यह बनेगा, और इस समय यह होगा और इस समय यह होगा। हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है, हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है। उसके हो सकता है कुछ फ़ायदे ज़रूर होंगे, लेकिन जो आध्यात्मिक ऊंचाई वाली बात है वो कहीं मिस हो जाती है, जो स्पिरिचुअल पीक की बात है ना वो कहीं इसमें मिस हो जाती है। तो अनऑर्गेनाइज है बहुत कुछ, सत्य जो हम लोगों का संडे ऐसे ही होता है अनऑर्गेनाइज्ड। हाँ और यही रूटीन अगर हम मंडे को सोचे कि मंडे को भी हम इसी तरीके से अपना चलें तो वो फिर फेल हो जाता है। हाँ नहीं वो तो फेल हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ अंशों में वो चीज़ हो सकती है, कुछ अंशों में हो सकती है। गरिमा जी आई थी है ना, उन्होंने बात करी कि पहले वह बहुत ज़्यादा शेड्यूल्ड थी और हर चीज़ वेल प्लान्ड होता था। बोले जब से हमने आपको सुनना चालू किया, आपसे जुड़े, तो हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं तो फिर तो हमारे व्यापार काम धंधे जो भी जॉब्स हैं ये है वो तो सब चलेंगे नहीं। लेकिन उसमें जहाँ जहाँ फ्लेक्सिबल हो सकता था वहाँ वहाँ फ्लेक्सिबल हो गया है कि सुबह एकदम शेड्यूल्ड उठ जाते थे, वैसा नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। और बिल्कुल शेड्यूल्ड ऐसे में ऐसा होना वैसा नहीं होता, 19-20 कर लेते हैं, अरे इसके बगैर चला लो, अरे इसको ऐसा कर लो। पहले तो ये ऐसा यानी ऐसा ही होना चाहिए, तो दुराग्रह था, दुराग्रह ढीले पड़ गए। दुराग्रह यानी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ना, बिल्कुल ऐसा ही होगा और ऐसा ही रिजल्ट आएगा। हमारे भी ऐसे बिल्कुल शेड्यूल फिक्स, खाने का उठने का, जब से आपको सुना है तो बिल्कुल चेंज। हाँ यही अब हमें भी प्रेशर रहता था ना बड़ों का, हाँ। ये अगर टाइम पे खाना नहीं बना तो खाएंगे नहीं। हाँ यही मधुबाला जी का भी अनुभव है। मेरा भी, हाँ मैं तो बहुत डिसिप्लिन थी क्योंकि पापा एयरफोर्स में है तो हाँ टाइम से अब उठना अपर्णा का भी है। तो अब हो ये रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, हम ज़ॉम्बीज़ को जो है मनुष्य बना रहे हैं। स्वामी जी ऑटोमेटिकली ये रूटीन फॉलो करना ही होती है। अगर बच्चों को हमें 6 बजे टिफिन बना के देना है तो हमें सवेरे 6 बजे अगर हम नहीं उठेंगे तो ठीक है, उनका टिफिन तैयार ही नहीं होगा। ठीक है, आप जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रस्त हैं, अपनी दिनचर्या से ज़रूरत से ज़्यादा ग्रस्त हैं, तो हर चीज़ को आप उसी से रिलेट कर लेती हैं। हमारी हर बात को आप घुमा फिरा के वहीं पहुंचा देती, क्योंकि ग्रस्त हैं आप बहुत ज़्यादा। एक बात बताओ, रात को 8 बजे का आपका क्या शेड्यूल होता है? ऑफिस में की क्या समस्या रहती है रात के 8 बजे आपकी, या स्कूल की क्या समस्या रहती है आपके बच्चों के स्कूल की शेड्यूल की? रात को 8 बजे कौन सी समस्या रहती? कुछ नहीं रहती ना। तो रात को 8 बजे तो आप अपने ढंग से जी सकती हैं ना, 9 बजे तो अपने ढंग से रात को जी सकती है ना। भाई ऑफिस से आने के बाद तो आपका अपना जीवन है ना, वहाँ भी वेल शेड्यूल्ड होना जरूरी है। कुछ करना जरूरी है कि यह करना है, यह करना है, यह करना है, कुछ करना जरूरी है, लेकिन उसको एकदम सिस्टमेटिक शेड्यूल से होना चाहिए क्या, है ना। पर स्वामी जी आलस नहीं आ जाएगा, मतलब आलसी नहीं हो जाएंगे कि कुछ नहीं करना? अष्टावक्र कहते हैं जनक से, तू आलस शिरोमणि हो जा। क्या कहते हैं जनक से? तू आलस शिरोमणि हो जा और ये महत्तम देशना है। अष्टावक्र और जनक का जो संवाद है यह महत्तम देशना है। पर उनका आलस
का मतलब ये था कि जब आप कुछ नहीं कर रहे तो नो थॉट नो फीलिंग। तो वही तो हम कह रहे हैं, हम कह क्या रहे हैं, अनशेड्यूल्ड होगा, लेकिन अनशेड्यूल्ड होने का अर्थ यह थोड़ी ना कि आलस हो जाएगा। नहीं, बट जैसे हम ना करें, शेड्यूल ना रहे, तो फिर भी दिमाग में चल रहा होता है ना, अब ये करना है, प्लानिंग काइंड ऑफ चल रही होती है। हाँ, प्लानिंग वगैरह चल तो रहा होता है, तो वही तो हम कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत क्या है। थोड़ा बहुत प्लानिंग तो ठीक है, जहाँ व्यवहारिक तल पर जितनी ज़रूरत है उतनी तो ठीक है, लेकिन आपने ये देखा है कि किसी चीज़ की आप प्लानिंग कर लेते हो तो प्लानिंग करने के बाद उसको रीप्लान करते हो और उसके बारे में उसको बार बार रिवाइव करते रहते हो कि ऐसा है ना, कल ऐसा करना है, कल ऐसा करना है, कल ऐसा करना है, कल ऐसा करना है, या ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उसको 100 बार आप ट्रेस करते हो कि नहीं करते हो? उसको 100 बार ट्रेस करने की जरूरत क्या है? करना वो एक बार है, और जब वो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने की जब बात आती है तब आप देखना कि आपने 100 बार जिसको ट्रेस किया था वो किया था, करते वक्त वैसा नहीं होता, कुछ और हो जाता है। तो उस प्लानिंग का महत्व क्या है कि 100 बार एक्सरसाइज करिए और करते वक्त जो हैपनिंग हुई, इस हैपनिंग के तहत हुआ और उससे रिलेट ही नहीं कर रही ये बात, उसमें कुछ ना कुछ अपडेट हो गया, कुछ चेंज हो गया। तो यही तो हम समझा रहे हैं कि ये कर क्या रहे हो, किस चीज में, और वह चीज ऐसा होने के बाद में भी इंटेलिजेंस नहीं जागी, वो होश नहीं जागा कि भाई ये प्लानिंग मेरी एक बार फेल हो गई, 2 बार फेल हो गई, 10 बार फेल हो गई, तो ये फेल ही होती, 100 बार फेल हो गई, 1000 बार फेल हो गई, अब 1000 एक बार भी उसकी को रिपीट करने की जरूरत क्या है जब 1000 बार वो फेल हो गई तो, है ना। और दूसरी बात, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सुबह 6 बजे टिफिन नहीं देना है, ये हमने कहा है कभी किसी को क्या कि बच्चा जा रहा है तो 6 बजे टिफिन नहीं देना। भाई क्या करें, हम आलस शिरोमणि है, जा बेटा तू उपवास कर, है टिफिन नहीं मिलेगा, और जाकर के अपने स्कूल में या ऑफिस में दफ्तर में अफसर को जाके बोले हम आलस शिरोमणि है जी, हम दफ्तर के टाइम पे नहीं आ सकते, है ना। ये तो हमने कहा ही नहीं, वह चीज़ तो होगी, हो ही जाएगी, क्योंकि व्यवहारिक सत्य इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं, वो तो आपको करवा के ही छोड़ेंगी, है ना। आप कितना भी बोल लो, कितना भी कर लो, ऑफिस में इतने बजे वहाँ जाकर प्रेजेंस लगानी है, वो मोबाइल ऐप पे जाकर के या हाँ थंब इम्प्रेशन देना है, तो उस समय आप जो है इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आपको छोड़ेगी नहीं, बराबर पहुँचा के वहाँ खड़ा कर देगी। हाँ, तो आप थंब इम्प्रेशन देने के बाद में अचानक एक निश्वास छोड़ते हैं, क्या करते हैं, रिलैक्स, जैसे थंब इम्प्रेशन हुआ रिलैक्स हो जाते हैं, हो जाता है ना, एक बड़ा बर्डन हट गया, वहाँ तक वह इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आपको खींच के ले आई, वहाँ तक जो है इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है खींच कर कहाँ ले आई, वहाँ तक ले आई, क्योंकि वहाँ जो है अनिवार्य है, वहाँ जो है अनिवार्य है। स्वामी जी, आप बोल रहे थे ना, पहले मैं सच में एकदम टीटी थी, मुझे मेरे देवर टीटी बुलाते थे, टाइम टेबल ऐसा, टाइम और टेबल अपने आप चेंज होता गया, और फिर और अपने आप चेंज होता गया, और फिर मुझे लगता था मैं आलस में आ गई, पर अभी आपके कन्वर्सेशन से पता चला वो आलस नहीं है, उसमें से निकल रही थी मैं, मैट्रिक्स से। तो बस यही है कि मैट्रिक्स से निकल जाना है, क्योंकि जो भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं वह आपको रोबोटिक बनाने के लिए कोशिश कर रही हैं, वह आपको जो है रोबोटिक बनाने के लिए इन्फ्लुएंस कर रही हैं। और आपको रोबोटिक नहीं होना है, आपको रोबोटिक नहीं होना है, और यही लर्निंग है कि आप मशीन बनने के लिए नहीं हैं। और सभ्यता और समाज क्या चाहता है कि सब कुछ सिस्टमेटिक हो जाए। अब जो है हम ऐसे एक देश की कल्पना करते हैं, हम ऐसे एक देश की कल्पना करते हैं कि जहाँ सब कुछ सही चल रहा है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, वहाँ बराबर नियम कायदे हैं, हर कोई नियम कायदे को पालन करता है, वहाँ पर बराबर एकदम सही सड़कें हैं, एकदम सही बिल्डिंग्स हैं, सही कॉलोनीज़ हैं, सही कुछ भी है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, हर आदमी शेड्यूल्ड है, बिल्कुल समय पे काम करता है, कोई किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करता, किसी का किसी के साथ झगड़ा नहीं होता, कोई कानूनी समस्या नहीं होती वहाँ पर, कभी कोई केस ही नहीं होता, कोई अदालत में मामला ही नहीं बनता, सारे दफ्तर ठीक से काम करते हैं, बिल्कुल सब कुछ सिस्टमेटिक है ना।
जापान कुछ कुछ ऐसा देश है ना, कुछ कुछ ऐसा ही देश है ना, वहाँ लोग हंसता हुआ आदमी देखा आपने? वहाँ आपने हंसता हुआ देखा कोई आदमी? वहाँ आपने हंसता हुआ आदमी देखा? भावनाएं देखी, इमोशंस देखे आपने वहाँ पर? सिंगापुर में नोट किया मैंने ये, इमोशंस नहीं है ना? बिल्कुल इमोशन नहीं है ना वहाँ इमोशंस नहीं है, मनुष्य नहीं है वहाँ पर। यही ऐसा ही कुछ हुआ ना, कब मनुष्य है ना, ज़ॉम्बीज़ है ना वहाँ पे, ज़ॉम्बीज़ है ना। सब कुछ सिस्टमेटिक क्यों होना चाहिए? आप ज़ॉम्बीज़ होना चाहते हैं? हम तो कहते हैं पक्की सड़कें, क्या ज़रूरत है? वो मेन रोड वगैरह ठीक है, छोटी गांव में छोटी सड़कों की क्या ज़रूरत है? चलने दो ना उसके बगैर। ये फलाना ऐसा, अरे चलने दो थोड़ा 19-20, क्या ज़रूरत है? इतना ज़्यादा डेवलपमेंट, इतना ज़्यादा परफेक्टनेस, क्या ज़रूरत है? लाइफ स्टाइल में इतने ज़्यादा परफेक्टनेस की क्या ज़रूरत है? चलने दो ना 19-20। थोड़ा आदमी बनो, थोड़ा आदमी बनो। मशीन 100% मशीन, एकदम सब सही होना चाहिए। दुनिया में बड़ी अफरा तफरी चली, एकदम सब सही होना चाहिए। एकदम सही का मतलब होता है मशीन। और क्या वहाँ पर सब कुछ मैकेनाइज हो गया तो क्या वहाँ अपराध जीरो हो गए? अपराध तो फिर भी वहाँ हो रहे हैं। अब साइबर, हाँ स्मार्ट, हाँ अब वहाँ पर जो है अपराध, जैसे साइबर क्राइम्स होने लगे ना, स्मार्ट क्राइम्स हो रहे हैं, स्मार्ट क्राइम्स हो रहे हैं, अलग तरीके से हो रहे हैं। और वहाँ ज़ॉम्बीज़ भी हो गए। तो वही समझना पड़ेगा कि हम किसी परफेक्टनेस के जो क्यों उसमें जा रहे हैं। परफेक्शन है ना, परफेक्शनिस्ट, परफेक्शनिस्ट एक बहुत बड़ा रोग है। क्या परफेक्शनिस्ट क्यों होना चाहिए? परफेक्शनिस्ट एकदम परफेक्शनिस्ट नहीं होना चाहिए। कुछ लोग रहते हैं ना कि घर एकदम सजा धजा के रखते हैं 100%। अरे 100% क्यों, 90% भी चलता है ना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल एकदम 100% होना। कुछ लोग रहते हैं वो क्लीनिंग करते करते, क्लीनिंग वो जो है ना, क्लीनिंग जरूरी है अंदर की, वो घर की क्लीनिंग करते 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 अपनी जिंदगी को है ना स्वाहा कर देते हैं। वो लोग इतने वो होते हैं गुरुजी, कई लोग बहुत अच्छे उनके घर में, जैसे हम नीचे लोग हैं, मैं नहीं करती इतना ना, जितना जरूरत है अंदर जा ही नहीं सके। वो लोग अलाउ भी नहीं करते कि हमारा घर खराब हो जाएगा, अंदर मत आना, ये मत करना। हाँ मन से भी नहीं करता नहीं, लेकिन हम आपके पक्ष में भी नहीं है ना, और न उनके पक्ष में, हम मध्य मार्ग के पक्ष में कि स्वच्छता भी जरूरी है, और 19-20 का भी थोड़ा हो गया तो वह भी चल जाता है, और एकदम से ज़्यादा अनक्लीन रहना वह भी सही नहीं है। तो बीच का मार्ग होना चाहिए। और उसमें जो है क्लीनिंग में भी ज़िंदगी का बड़ा समय नहीं गंवाना चाहिए, बड़ा समय नहीं गंवाना चाहिए। कोई ऐसा बैलेंस होना चाहिए, मध्य मार्ग ही मुक्तिदायक है। तो प्रश्न जैसा था ना कि भाई जो संयोगिक है और प्रायोजित है, तो उसमें मध्य मार्ग है, क्योंकि मध्य मार्ग में ब्यूटी है, सुंदरता है। तो एकदम जो वेल ऑर्गेनाइज होगा तो वहाँ फिर परमात्मा की जरूरत ही नहीं रही। परमात्मा जैसी कोई चीज़ या वैसा कुछ है ना, वह रहस्य खत्म हो जाएगा ना। सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज रहेगा तो वहाँ तो कोई रहस्य बचा ही नहीं। तो परमात्मा जैसी कोई चीज़ तो हो नहीं सकती। फिर सब वेल ऑर्गेनाइज है तो परमात्मा की क्या जरूरत है? वहाँ तो कोई होगा, कोई एंटिटी होगी, उसका वेल ऑर्गेनाइज दफ्तर होगा, उसमें वेल एम्प्लॉइज होंगे, मैकेनिज्म होगा, और वो जो सब चला रहा होगा। तो परमात्मा की तो कोई खुशबू आएगी नहीं, कोई सुगंध उठेगी नहीं परमात्मा जैसी ना। यदि सब वेल ऑर्गेनाइज है तो परमात्मा जैसी कोई खुशबू उठेगी नहीं। और यदि सब कुछ कियोस है, सब कुछ अराजकता है, सब कुछ संयोगिक है, तो वहां भी बात बनेगी नहीं, वहां भी बात नहीं बन पाएगी ना। तो यहाँ पे मध्य मार्ग है, बैलेंस है दोनों का, और ये बैलेंस ही तो सीखना है। अलाइनमेंट क्या है? हम कहते हैं राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। क्या है राइट अलाइनमेंट? राइट बैलेंसिंग। राइट बैलेंसिंग राइट अलाइनमेंट है। मध्य में ठहर जाओ। भगवान बुद्ध ने अपने मार्ग को कह दिया, मध्य मार्ग, कि मध्य में ठहर जाओ। जैसे आप कहते हैं ना सृष्टि स्पष्ट हो रही है, लेकिन हमारे जो
पुराने ग्रंथ देखे यहाँ पर या फिर पुराण उनमें तो हमेशा लिखते हैं कि ब्रह्मा जी ने ये बनाया और कहने के ढंग है, मिथकीय ढंग है, वो मिथकीय ढंग है, उसको अनफोल्ड करना पड़ता है। लेकिन यह पुराणों में कहा गया है। लेकिन आप यदि उसमें जाएं, किस में जाएं? उपनिषदों में, तो उपनिषदों में यह नहीं मिलेगा। उपनिषद गहरी बातें, तो हम जो उपनिषदों का सारा एसेंस जो है वो पूरा एसेंस निकाल के आपको दे रहे हैं, प्योर एसेंस वह दे रहे हैं। राजा राम जी का कोई प्रश्न है ना? हाँ, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी जी थोड़ा क्वेश्चन हमारा स्वार्थ प्रिय है। गुरु शिष्य परंपरा से क्या गुरु शिष्य की अवस्था भांप लेता है? जैसे कि माँ अपने गर्भ में संतान के बारे में सभी जानकारियाँ जान लेती है, जब गुरु शिष्यत्व गुरु पैदा होता है तो क्या गुरु भी इसी तरह शिष्य के गर्भस्थ होने की पूरी प्रक्रिया जान लेता है? माँ जैसे गर्भ के दौरान जो खाती है तो शिशु को भी वो पोषण मिलता है। इसी तरह जब हम आम आदमी से शिष्य की तरफ बढ़ते हैं तो जो गुरु प्रक्रियाएं करता है तो क्या उसी तरह गुरु के द्वारा शिष्य को वो पोषण मिलता है, या शिष्यत्व अगर शिष्यत्व गुरु की तरफ बढ़ जाता है, शिष्यत्व घट जाता है पूरा, वो भी फिर आगे की प्रक्रिया उसके लिए क्या होती है? क्या इसी को ही गुरुत्व कहते हैं, जो कि प्रकृति में गुरुत्व वर्ड आया है? फिर साइंस ने भी इसी को हर तरह जैसे गुरुत्वाकर्षण बन लिया है। तो जो एक गुरु क्या शिष्य की तरह सेंटर माना जाए गुरु को, तो गुरु सब भांप लेता है। हाँ, प्रश्न हम आपका समझ गए हैं। तो पहली बात तो यह है कि ये अंतर संबंधित हैं, गुरु और शिष्य अंतर संबंधित हैं। बगैर शिष्य के गुरु नहीं हो सकता, बगैर गुरु के शिष्य नहीं हो सकता, दोनों अंतर संबंधित हैं। तो गुरु का जो निखार होता है, उस निखार में शिष्य की भूमिकाएं होती हैं, उसमें शिष्य की भूमिकाएं होती हैं। इसलिए कई बार शिष्यों का भी कई बार अकाल हुआ है, पता है आपको? शिष्यों का भी कई बार अकाल हुआ है। बोधि धर्म का नाम सुना होगा आपने, जो चाइना में गया, चाइना में जो भी कुछ हुआ है सबसे ज़्यादा प्रभाव वहाँ बोधि धर्म का है। वही जो है परंपरा आगे जा कर के जापान तक फैली है। तो उसको चाइना क्यों जाना पड़ा? उसको चाइना क्यों जाना पड़ा? इसलिए जाना पड़ा क्योंकि यहाँ उसको कोई शिष्य मिला ही नहीं। ऐसे मिल जाते थे लोग तो मिल जाते हैं, ऐसे कुछ थोड़ी बहुत धार्मिक बकवास कर लेते हैं, है ना, धार्मिक गुफ्तगू कर लेते हैं, ऐसे बकवास करने वाले तो लोग मिल जाते हैं। लेकिन जो उसके साथ घट रही थी बात, वह अनफोल्ड होना चाहती थी, और अनफोल्ड होने के लिए उसको वैसे शिष्यों की जरूरत थी। वैसा एक शिष्य चाहिए। गुरु को बहुत सारे शिष्यों की जरूरत नहीं होती है, वह एक को ढूंढ रहा होता है। वह भीड़ इकट्ठी करता है ना, उस भीड़ में उस हीरे को ढूंढ रहा होता है कि वो हीरा कहाँ है, उसे ढूंढ रहा होता है जिसमें वो अपने आप को उड़ेल सके, जिसकी पात्रता हो। पात्रता कैसी हो? सुपात्रता हो। ऐसा सुपात्र शिष्य को ढूंढने के लिए वो सारे आयोजन करता रहता है और ढूंढ रहता है, होता है कि किस दिन कोई सुपात्र आ जाएगा और मैं अपने आप उसमें उड़ेल दूंगा, पूरा का पूरा, आधा अधूरा नहीं। उसे सुपात्र शिष्य चाहिए जिसमें अपने आप को पूरा उड़ेलना चाहता है। टुकड़े टुकड़े तो ऐसे बंटते रहते हैं, है ना, वो बंटते हैं, आते जाते हैं, लेकिन उसे वह चाहिए जिसमें वो अपने आप को पूरा उड़ेल सके। और सब एक की तलाश में है वह, उसे 1000 लाख से मतलब नहीं है। यह अलग बात है कि एक से ज़्यादा भी उपलब्ध हो जाए, यह अलग बात है, लेकिन ढूंढते वो से एक को रहा है। आधे अधूरे शिष्य तो बहुत मिलते हैं, हजारों मिलते हैं, लाखों मिलते हैं। अल्प पात्र शिष्य जो है वो तो हजारों मिलते हैं, लाखों मिलते हैं। पूर्ण पात्र शिष्य जो है वह बहुत मुश्किल काम है।
इसलिए जितना गहरा शिष्य आता है उतना गुरुत्व पैदा होता है, क्योंकि उतना अपने आप को उड़ेल पाता है। उसने जो पाया है उसकी कीमत तो तब है ना जब उसे उड़ेल पाएगा। वह सौंदर्य तब तो निखरेगा जब वो उड़ेल पाएगा। तो गुरु की सारी सारी मेहनत, सारा सब कुछ, सारा ये प्रक्रिया, सारी लीलाएं सब इसलिए हैं कि वो ढूंढ रहा है कि कहीं कोई सुपात्र शिष्य मिल जाए जिसमें अपने आप को पूरा का पूरा उड़ेल सके। और जिस दिन उसने पूरा का पूरा उड़ेल लिया, बात पूरी हो जाती है। इसलिए सौभाग्यशाली होते हैं वो गुरु, वो सद्गुरु हो जाते हैं। सद्गुरु कैसे होते हैं? जब उनको सदशिष्य मिलता है। सदशिष्य के मिलने पर वो सद्गुरु होते हैं और वो सौभाग्यशाली होते हैं। वह सद्गुरु सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें सदशिष्य मिलता है, जिसमें अपने आप को पूरा का पूरा उड़ेल पाए। छोटा मोटा उड़ेलने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे उड़ेलने में कोई बात बनती नहीं है। पूरा उड़ेलने के लिए ढूंढते हैं। और कोई एक ऐसा एक भी मिल गया तो बात पूरी हो जाती है। यह अलग बात है कि बहुत सारे और अन्य भी सुपात्र मिल जाए तो ये तो खैर वो और बड़ा सौभाग्य हो गया। अब यहां जो है ये सारी प्रक्रिया क्या हो रही है? अलग अलग जगहों से लोग खिंच के आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से लोग खिंच कर आ रहे हैं। एक मैग्नेट तो काम कर रहा है, क्योंकि अस्तित्व में बहुत सारी चीज़ें जो है ना बड़ी संतुलित हैं, बहुत संतुलित हैं। जहाँ प्यास है वहाँ पर पानी है, और प्यासे को स्रोत का पता देने की कोशिश होती है। तो अस्तित्व के द्वारा, इजोटेरिक सिस्टम के द्वारा जो है सब ऑर्गेनाइज किया जाता है कि प्यास कहाँ है और प्यास को बुझाने का इंतजाम कहाँ है। कहाँ पर वो कुआं है, वह स्रोत है जहाँ पर प्यास बुझेगी, और प्यासा कौन है उसको उसका पता दिया जाता है। ये इजोटेरिक सिस्टम इस तरीके से काम करता है। और वहाँ आने के बाद में धीरे धीरे रेजोनेंस बैठता है। धीरे धीरे रेजोनेंस बैठता है। पहले तो ऐसा लगता है चलो ट्राई कर लेते हैं, चलो ट्राई कर लेते हैं। आया तो इसी हिसाब से जाता है ना, देखते हैं थोड़ा अपीलिंग लग रहा है, ट्राई कर लेते हैं, आगे पता नहीं क्या होता है, कैसा होता है, पता चलेगा। और उस ट्राई में यदि बात बन गई तो बन गई। प्यास बुझने लगती है, पात्रता का और विकास होता है। और प्यास बुझती है, प्यास तो अदम्य प्यास होनी चाहिए। अदम्य प्यास होगी तब सदगुरु को पी पाओगे। सदगुरु को ऐसे पीना बड़ा मुश्किल काम है। शब्दों से वो कुछ दे रहा है, गतिविधियों से कुछ दे रहा है, कितना दे पाएगा? अल्प ही तो दे पाएगा ना। वो अपने आप को पूरा जो देगा ना, वो शब्दों में नहीं देगा। शब्दों में दिया नहीं जा सकता। पूरा जो है शब्दों में समाया नहीं, कभी समाया नहीं हो। तो पूरा जब देगा सदगुरु तो निशब्द होके देगा। वो पूरा उतर जाएगा तो मैं पूरा का पूरा समा जाएगा निशब्द में, शब्दों में नहीं। शब्दों में तो छोटे मोटे ग्लिम्स, छोटा मोटा स्वाद मिलेगा। और छोटा सा मोटा स्वाद भी बड़ा आह्लादकारी होता है, बड़ा विस्मयकारी होता है, जिंदगी को बदल देने वाला होता है वह छोटा मोटा स्वाद भी। कि स्वाद तो उसी का है ना, परम का ही स्वाद है ना। गुरु में जो स्वाद मिल रहा है वो परमात्मा का ही स्वाद है, कि गुरु परमात्मा में एक हो चुका है, वहां दो नहीं है, स्वाद वही मिल रहा है। लेकिन वह जब अपने आप को पूरा उड़ेलेगा तुम में, तब बात पूरी बनेगी। तो सारा आयोजन उसी के लिए है। तो अपनी पात्रता का विकास करना है। पात्रता का इतना विकास करना है कि सदगुरु तुम में अपने आप को पूरा उड़ेल सके। पुराने उदाहरण देखें ना, रज्जब, मिलारेपा का और रज्जब का, दादू दयाल, उदाहरण देखें कैसे जो है शिष्य गुरु के प्रति कैसे समर्पित हो जाते हैं। पूरा जीवन बोलते नहीं हमारी टॉप प्रायोरिटी है, दूसरा प्रायोरिटी है ही नहीं। अब वह तो खैर आज के युग में जैसा कुछ है, हम कहते हैं कि व्यवहारिक रहो, इस तरीके से करो। लेकिन वो कहते हैं कि वो टॉप प्रायोरिटी है, आ गए शरण में, आ गए, बात पूरी हो गई।
कहाँ लौटना है, कौन लौटना है, पीछे कौन है, हमें क्या लेना देना पीछे कौन है, हम तो छोड़ आए, भूल गए, पता नहीं पीछे कौन है, कहाँ से आए नहीं पता, हम कहाँ से आए, छोड़ गए। तो वह एक बात। लेकिन आज के युग के हिसाब से, अब युग के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन फिर भी पात्रता का विकास, उनका जो समर्पण रहा है गुरुओं के प्रति, वो कथाएं कहानियां सुनो, देखो, पढ़ो, वो समर्पण क्या समर्पण था। और उस समर्पण से उनकी पात्रता विकसित हो रही थी। परिपूर्ण समर्पण यानी परिपूर्ण पात्रता। और परिपूर्ण पात्रता जैसे विकसित होती है, गुरु अपने आप को उड़ेल देता है। सदशिष्य में सदगुरु अपने आप को पूरा का पूरा उड़ेल देता है। एक बहुत बड़ी घटना घटती है और वहां जो फ्लावरिंग होती है वो अल्टीमेट फ्लावरिंग है। और वो फ्लावरिंग जो है पूरी कायनात को बदल देती है। पूरी कायनात का चेतना का तल ऊपर उठ जाता है। गुरु और शिष्य का नहीं, पूरी कायनात का। ये मनुष्यता का नहीं, धरती का नहीं, पूरी कायनात का, पूरे डायमेंशन का और भी दूसरे डायमेंशंस का, सबका चेतना का तल ऊपर उठ जाता है। कोई छोटी मोटी घटना नहीं है यह। जो चेतना का विकास हो रहा है वो इन घटनाओं के कारण हो रहा है। जब भी ऐसी घटना घटती है, चेतना का तल ऊपर उठ जाता है और कॉमन लोगों को सार्थक और व्यर्थ की समझ जो है वो पैदा होनी शुरू होने लगती है। उन्हें इन्फ्लुएंस सिस्टम का पता चलने लगता है कि इन्फ्लुएंस सिस्टम्स हैं जो ज़ॉम्बीज बना रही हैं, उसके प्रति वो जागरूक होने लगते हैं। गुरु को पता होता है, गुरु को कुछ कुछ पता होता है शिष्य का, जितना वह खोलना चाहता है उतना। बाकी की फ्री विल है, वो जबरदस्ती नहीं करेगा कि उसको पूरा खोल ले और पूरा पढ़ ले। शिष्य को पूरा नहीं खोलता, उसको स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्र रहे। रेजोनेंस जैसे जैसे बनेगा तो अपने आप को खोलते जाना, अंदर की तू परतें खोलते जाना, मैं तुझे पढ़ता जाऊंगा। जितनी तू भीतर की परतें खोलेगा उतनी तह तक मैं भी उतर आऊंगा। वो उतरता रहता है उसके भीतर, जितना वो रास्ता देगा उतना उतरता है। लेकिन उसके फ्री विल का सम्मान करता है, उसके फ्री विल का सम्मान करता है, धैर्यवान होता है। गुरु धैर्यवान होता है, वह प्रतीक्षा करता है। उसकी प्रतीक्षा अनंत है, असीम है। हाँ, वह प्रेरणा देगा, प्रेरणा में वो कुछ उपाय भी करेगा, बाह्य तल पे करेगा, भीतर थोड़ी चोट भी पहुंचाएगा, लेकिन चोट ही पहुंचाएगा। फिर देखेगा कि क्या तुम तैयार हो उस चोट के लिए, तुम तैयार हो। चोट इतनी मारेगा कि लगभग तुम टूट सकते हो, लेकिन टूटोगे नहीं। थोड़ी चोट तुम्हारी तरफ से चाहिए। दोनों चोटें जब मिलेंगी तब तुम टूटोगे। तुम भी भीतर से चोट मारो, बाहर वो सदगुरु चोट मार रहा है, तुम उसको रेजिस्ट मत करो। वह चोट मारेगा, इतनी चोट मारेगा कि तुम पूरे न टूट न जाओ। बाकी जो कमी है वो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। उस जो कमी है इस शक्ति से टूटेगा और 90% शक्ति जो है गुरु ने लगा दी, 10% तो छोड़ देगा। 10% तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। 10% तुमने पूरी करी और 90 और मिलाकर के वो भीतर जो टूट फूट का काम है चालू हो जाएगा। और टूट फूट का ही तो काम है, तोड़ना ही तो है। सारे भ्रम तोड़ने, सारे मैट्रिक्स तोड़ने ही तो है ना। तो जितने जितने तुम राजी होते हो, एक तो राजी होकर के गुरु को मौका दे रहे हो, और कुछ काम तुम्हें भी करना पड़ेगा, तुम्हें भी करना पड़ेगा। और दोनों मिल करके, और दोनों शक्तियां मिल करके क्लिनजिंग कर पाएंगी। क्लिनजिंग के लिए दोनों हाथों की ताली चाहिए, दोनों हाथों की ताली चाहिए, तब एक हाथ की ताली सुनाई पड़ती है। क्लिनजिंग तो बाह्य प्रक्रिया है, इसमें दोनों हाथ की ताली चाहिए, उसके बाद में एक हाथ की ताली सुनाई पड़ेगी। उसके बाद दोनों हाथ की जरूरत नहीं है, फिर एक हाथ की ताली सुनाई पड़ेगी। एक हाथ की ताली सुनाई पड़ गई तो बात पूरी हो गई, तब अनाहत नाथ प्रकट होगा।
तब प्रकट होगा अनाहतनाद, जो कि है ही, कोई नहीं बोल रहा है, वह है ही और जाना भी जा रहा है, सुनना हो रहा है उस अनाहतनाद का, तब वह प्रकट होगा। और उसके बाद में फ्लावरिंग होना चालू हो जाएगी। उसके बाद जो बैरियर्स अपने आप टूटते चले जाएंगे, अनाहतनाद के साथ में बैरियर्स अपने आप टूटने चालू होते चले जाएंगे। पात्रता का विकास हो गया, अब ढूंढ लोगे सदगुरु, अब सदगुरु तक पहुंचा दिया जाएगा, अब सदगुरु तक पहुंचा दिया जाएगा। अब घटना घटने के लिए तैयार हो रही है। अब षष्ठी आयोजन करेगी, इजोटेरिक ग्रुप आयोजन करेगा। अब महानतम घटना घटने वाली है। अगला कोई प्रश्न भी था इससे जुड़ा हुआ? गुरुजी शिष्यत्व के अभी गुरुजी गुरु के बारे में ज़्यादा बताया। शिष्य को अपने मतलब किस तरह की उसको इस तरह भी जागृत रहना चाहिए, जैसे माता और शिशु जुड़े रहते हैं तो गुरु शिष्य जुड़े हैं, तो शिष्यत्व अपने मार्ग से कहीं भटक ना जाए। तो वो जो भक्ति मार्ग में गुरु के बारे में सुना है कि वो कष्ट फिर गुरु को मिलते हैं, और कैसे का जितने गुरु हुए हैं ऐसा हुआ, तो शिष्य का भी दायित्व बनता है। अब यदि कोई रेजोनेंस बैठ गया है, रेजोनेंस अल्प ही बैठा हो या जैसा भी बैठा है, यदि रेजोनेंस बैठा हुआ है तो गुरु प्रवाहित हो रहा है। रेजोनेंस का मतलब क्या है? गुरु प्रवाहित हो रहा है शिष्य के भीतर, किन्हीं अंशों में से प्रवाहित तो हो रहा है ना। अब वह प्रवाहित हो रहा है, और यदि शिष्य कोई गड़बड़ करता है तो उस ऊर्जा को भी तो धक्का लगेगा ना लगेगा। जब वह ऊर्जा प्रवाहित हो रही है शिष्य के भीतर में, तो शिष्य यदि कुछ ऐसी प्रक्रिया में उलझ रहा है जहाँ पर कि जो है वह साधना मार्ग से च्युत हो रहा है, और वह ऊर्जाएं जो जा रही है वो साधना की ओर प्रवृत्त करने की ऊर्जाएं, तो उसको वहाँ धक्का तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा, धक्का पहुँचता है। लेकिन ठीक है, धक्का पहुँचता भी है, लेकिन उसकी यदि पात्रता फिर से हो जाएगी, फिर संभल जाएगा। उठना गिरना तो होता है शिष्य के जीवन में भी, सबके जीवन में। सतगुरु है, क्या वह अपने साधना काल में न रहा होगा? क्या उसके जीवन में उठना गिरना ना रहा होगा? उसके जीवन में कोई समस्याएं ना आई होंगी? दुनिया के हिसाब से आप सही गलत कहते हैं जिसको, उसके जीवन में सही गलत ना हुआ होगा? उसके जीवन में भी तो हुआ होगा। दुनिया जिसको गलत कहती है, क्या वो गुरु के जीवन में ना हुआ होगा साधना काल में? वह भी तो उसी रास्ते से आया ना जिस रास्ते में आप आए हैं। उसके जीवन में भी वो सब कुछ हुआ होगा जहाँ समस्याएं रही होंगी, जहाँ कुछ गलत हुआ होगा, ऊंच नीच हुई होगी, उठा गिरा होगा, वह भी उठ कर के ही चल के आया है। रास्ता ऐसा ही है, उठा गिरा वह भी है, वैसे ही चल के आया है। ऐसा नहीं है कि वो गुरु है तो भाई वो विशेष लोग ही हो सकते हैं जो सीधे हवा में उड़ के पहुँच जाते हैं। यहाँ हवा वाला कोई मार्ग नहीं है, वही पहाड़ी मार्ग है, वही कंटकाकीर्ण मार्ग है, वही पथरीला मार्ग है। उसी से चढ़ते चढ़ते पहुँचते हैं, फिसलते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, फिर अपने आप को संभालते हैं, फिर झाड़ पोछ करते हैं, फिर जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। तो इसमें जो है बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन यदि सदगुरु से प्रेम है तो भटकते समय यह भी ख्याल आएगा कि मेरे कारण गुरु भी दिक्कत में पड़ेगा, गुरु को भी परेशानी होगी। अब उसके साथ भी एक चीज जुड़ गई है, अब वो अकेला नहीं है, अब गुरु है, गुरु की ऊर्जा उसके साथ है। तो कुछ भी गड़बड़ करेगा तो धक्का गुरु तक भी जाने वाला है, तो उसे ज़्यादा होश से जीना पड़ेगा, ज़्यादा सजगता से जीना पड़ेगा। अगला प्रश्न और है आपका? और प्रश्न पीछे है ना इधर? हाँ। गुरुजी, जो साधना मार्ग पे चल रहा है और घर में बैठ के या कहीं भी बैठ के, तो एक फेस उसका ऐसा आता है कि कुछ लोगों का ऐसा फेस आता है कि जो जैसे डीजे चल रहा है या बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन है, तो वो उनको इतना तंग कर जाता है कि वो साधना कर नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। तो ऐसे लोग कहाँ जाए, क्या करें? क्योंकि जंगलों में भी जाके देख लिया, अब पागलपंती पूरी है, डीजे चल रहे हैं, सब कुछ है, हो गया। तो कहाँ जाए ऐसा साधक? जहाँ जाओगे वहाँ पर कुछ ना कुछ समस्या हो जाएगी, है ना। एक बात यह भी होती है ना, बोले हम वो दुनिया से परेशान होकर पहुँच गए,
जंगल में पेड़ के नीचे, चलो अब यहाँ मंगल होगा, बैठ गए वहाँ पर और अपना थोड़ी देर बैठे हैं, वाह क्या अच्छा लग रहा है, कौआ के ऊपर बैठ गया और बीट उसने कर दी, क्योंकि वह तो टारगेटेड बीट करता है, वो तो बिल्कुल उसको बीट बिल्कुल निशाने से करता है, चूकना नहीं चाहिए, ढूंढता है कहाँ बैठा है आदमी, है ना, बराबर वहीं बैठता है, बिल्कुल निशाने से पूरा आगे पीछे होकर सेट कर लेता है कि बराबर उसी के ऊपर गिरेगी ना, है ना, और सफ़ेद रंग की बीट टपका देता है। तो संसार तो ऐसा ही चलता है। अब ये जो है, इतनी पॉपुलेशन हो गई, इतना सब कुछ हो गया, तो ये सब तो होगा ही होगा। इसमें क्या हो सकता है? इसमें यही हो सकता है जो हम कहते हैं परम स्वीकार, कि जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, और जो कुछ हो रहा है उसमें प्रतिक्रिया तो देना ही नहीं है। ये डीजे का शोर मुझे परेशान कर रहा है, मतलब हमने प्रतिक्रिया दे दी। जो भी ध्वनि है उसको स्वीकार कर लिया, उसे हमने स्वीकार कर लिया, वो आलम्बन हो गया। तो ध्यान के लिए तो और सहयोग बढ़ गया ना, आलम्बन बढ़ गया ना, कि वह है और हमें उससे प्रतिक्रिया नहीं देनी है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसे समझना ही नहीं है कि ये ध्वनि जो है डीजे की ध्वनि है या कोई संगीत है, कोई शादी हो रही होगी, साला क्यों बजा रहा है, इसी समय उसे बजाना था क्या, कोई रिएक्शन नहीं करना है। भाई बहुत सारी ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही हैं, सुनना हो रहा है, उसमें जो भी सुनाई पड़ रहा है, सुनना हो रहा है अपने आप, समझना कुछ है ही नहीं, समझना तो है ही नहीं ना, और सुनना भी है ही नहीं, सुनना हो रहा है, उसको समझना है ही नहीं, प्रतिक्रिया करनी नहीं है। और हम सिर्फ सुन ही नहीं रहे क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। हम कुछ कर रहे होते, सुन रहे होते, हम सुनने की प्रक्रिया में रत होते, तो सिर्फ सुनना ही होता, बाकी चीज़ों का पता नहीं चलता, लेकिन हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो सुनना हो रहा है तो देखना भी हो रहा है साथ में। जो श्वास का आवागमन भी पता चल रहा है, शरीर की संवेदनाएं भी पता चल रही हैं, सब कुछ पता चल रहा है, क्योंकि हम पता कुछ कर ही नहीं रहे। पता करेंगे तो जो पता कर रहे हैं वही पता चलेगा। हम कुछ भी पता नहीं करें तो सारे सेंसेस एक साथ एक्टिवेटेड हैं, साइमल्टेनियसली सारे सेंसेस एक्टिवेटेड रहेंगे तो सब कुछ एक साथ जाना जा रहा होगा स्वाभाविक रूप से, और वहाँ जाना जा रहा होगा तो कोई मन होगा ही नहीं वहाँ पर। जब सारे सेंसेस साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं तो फोकस हुआ ही नहीं, तो फोकस होने से मन पैदा होता है, फोकस होने से रिएक्शन पैदा होता है, फोकस होने से कृत्य पैदा होता है। हम एनालाइज करेंगे, डिफाइन करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा। जब कुछ किया ही नहीं, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, कुछ किया ही नहीं, कोई फोकस किया ही नहीं, कंसंट्रेशन किया ही नहीं, एकाग्रता की ही नहीं, तो कुछ पैदा ही नहीं हुआ ऐसा जो मन है। करने से कर्ता पैदा होगा, मन पैदा होगा, एनालाइज करेगा, यह करेगा, अब वहाँ ही नहीं कुछ, कोई मन ही नहीं है। जब मन है ही नहीं तो बात पूरी हो जाती है, हैपनिंग हो गई ना। हैपनिंग का अर्थ यह थोड़ी नहीं कि दुनिया को बदलना है, हैपनिंग का अर्थ है कि जो है हम उसे स्वीकार करते हैं। हमको दुनिया को बदलना है, यह कोई वो थोड़ी ना, हम दुनिया को नहीं बदलना है, स्वीकार करना है। और एक दूसरी बात जो है, एक वह होता है, हम में एक क्वालिटी होती है राइट अंडरस्टैंडिंग की। उस राइट अंडरस्टैंडिंग में यह होता है कि हम तय करते हैं कि क्या उचित है। अब कोई व्यक्ति यह कहे कि नहीं जी हम पक्के साधक हैं, हम दिल्ली के पॉल्यूशन में ही रहेंगे और दिल्ली के पॉल्यूशन में रह के साधना करेंगे, यह तो कोई बात नहीं हुई ना। इंटेलिजेंस, राइट इंटेलिजेंस, विवेक प्रज्ञा क्या कहती है? फाइनेंशियली यदि रिटायर हो जाओ या फिर इससे कोई अच्छा ऑप्शन मिलता है कहीं और जॉब का, दिल्ली छोड़ दो, छोटे शहर में चलते हैं जहाँ कम पॉल्यूशन होगा। ऐसा घर ढूंढते हैं जो शहर से थोड़ा सा बाहर हो, जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हो, हरियाली ज़्यादा हो, पॉल्यूशन कम हो। यह विवेक है, यह मध्य मार्ग है, यह मध्य मार्ग है। यदि ऐसा कुछ संभव है, पॉसिबिलिटीज़ है, तो उस पर एक्सरसाइज कर ली जाए, नहीं है तो फिर स्वीकार तो है ही है, नहीं है तो स्वीकार। लेकिन ऐसा नहीं कह मजबूरी में स्वीकार है, ऐसा नहीं। अब है तो है भाई, जब उसको रहना ही है तो चलो उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे भाई, छुट्टियाँ तय करेंगे, छुट्टियाँ हम अच्छी जगह पे जाएंगे। साल में जो भी 2-4-5 छुट्टियाँ मिलेंगी तो बड़ी खूबसूरत जगह पे जाएंगे, जहाँ नेचर रिच है, बढ़िया है, सब कुछ पॉजिटिव है, वहाँ पहुँच जाएंगे। इस प्रकार से तय करेंगे। और जो है एक फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, तो फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ में हम तय कर लेंगे कि कहाँ रहना उचित है, हमारे शरीर के हिसाब से,
है ना, हमारी परिस्थिति के हिसाब से, परिवार के हिसाब से कहाँ पर रहना उचित होगा उसको तय करेंगे और तय करके वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से तय किया जाता है। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन इस बीच में दोनों को संभालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जंगलों में भी जाएंगे, वहाँ डीजे तो वहाँ भी मिलेगा, जंगलों में भीड़ मिले, जंगलों को भी एक्सप्लोर करने वाले हुड़दंगी आने लगे, हुड़दंगी सब जगह आने लगे। डीजे तो कम, लकड़ काटने वाला आ रही जो हाँ, इंजन वाली, वो सारा दिन चलते वो सारा दिन चलते रहते हैं कि हाँ जंगलों को नष्ट किया जा रहा है या किया जा रहा है, सब कुछ चलता रहेगा। वो भी नॉइज है। वो भी नॉइज है, सारी नॉइजेस रहेंगी। आपको जी स्वामी जी, जब ध्यान में बैठते हैं तो कई बार नींद आ जाती है, तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? अब यह है कि सजगता को बढ़ाया जाए। सजगता कहीं कम हो रही है, सजगता को बढ़ाने के लिए भस्त्रिका की जाए, है ना, कुछ ऐसी एक्सरसाइज की जाए। रात की नींद यदि कम हो रही तो नींद को दुरुस्त किया जाए, है ना, सही नींद हो रात को ताकि दिन में अच्छा रहे। और जो है दिन में कुछ संतुलन हो, दिन के जीवन शैली में कुछ संतुलन हो। उसके अलावा जो है कुछ प्राणायाम योगा वगैरह किया जाए जिससे कि वह नींद भागे। जीवन में थोड़ा श्रम हो, मोटे मोटे शरीर धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे करते हैं, हलचल, ऊर्जा पैदा ही नहीं होती, ऊर्जा उसमें ज़्यादा कुछ पैदा ही नहीं होती, उसमें श्रम होता ही नहीं है, तो नींद तो उसमें आई जाती है। तो उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब किसी का ऐसा कि दिन श्रमपूर्ण है लेकिन रात की नींद में कोई कमी है, या फिर स्ट्रेस ज़्यादा है, श्रम ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा श्रम करने पर भी नींद आ जाएगी। बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई और ध्यान में बैठे तो नींद आ रही, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं। तो उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन कारणों को ढूंढना पड़ेगा, मध्य मार्ग वहाँ भी ढूंढना पड़ेगा। सजगता इतनी बढ़ जाए कि शरीर सो जाए लेकिन हम जागे रहें। कोई शरीर थक गया तो शरीर सो जाने दो ना शरीर को, लेकिन हमें नहीं सोना है शरीर के साथ में, हम जानते रहेंगे शरीर को, जागे रहेंगे, हम चैतन्य रहेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है। अगला प्रश्न किसका है? अभी ये चल रहा है तो जोर से पूछिए। हाँ, अभी ये चल रहा है आंसर क्वेश्चन, तो वाइब्रेशन एकदम बढ़ रहा है तो भी आँख नहीं खुल रही है, तो वो भी होता है। हाँ, तो यह तो होगा कि यहाँ vibration हो यदि ऊर्जा क्षेत्र में आप हैं, ऊर्जाएं ज़्यादा महसूस हो रही हैं आपको, तो आंखें बंद होने लगेंगी, लेकिन आंखें बंद होने के साथ बेहोशी और नींद नहीं आएगी। होश रहेगा, भीतर जागरण बना रहेगा। ऊर्जा क्षेत्र के कारण चीज घट रही है तो वहाँ बेहोशी नहीं आती, वहाँ जागरण आता है, वहाँ जागरण बना रहेगा। इसीलिए आंखें खोलने का मन नहीं हो रहा। नहीं कि आंखें हाँ, आंखें, हाँ आँख नहीं खुली। हाँ, बस वही है कि जागरूकता का मतलब सब सुनाई दे रहा है, आंखों के सामने अंधकार दिखाई देगा। आंखें खोलना जरूरी थोड़ी ना है, आंखें बंद है तो उसमें अंधकार तो दिखाई पड़ेगा ना, जो है जैसा है वैसा दिखाई पड़ेगा, जो जैसा है वैसा सुनाई पड़ेगा। बॉडी में जो सेंसेशन है पता चलेंगे, श्वास का आवागमन पता चलेगा, सारा कुछ पता चलेगा ना। कभी पता चलता है, कभी नहीं पता चलता है। हाँ, वही कभी नहीं पता चलता है, वही समझने की बात है कि कभी जो नहीं पता चलता है वो उसमें भी पता चलना चाहिए, है ना। तो वह उसके लिए सारी प्रक्रिया, साधना वही तो है कि बगैर पता चले कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान बुद्ध जो है एक जगह जा रहे थे, कहीं पर एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो आनंद और दो लोग थे। तो जो है वो अचानक अपना उन्होंने ऐसे एक मक्खी उड़ाई और फिर उसके बाद थोड़ी देर अचानक ठहर गए। वो आनंद ने देखा कि ये क्या बात हुई, मक्खी उड़ा दी और उसके बाद ठहर गए। और ठहरने के बाद में फिर और बड़ा पागलपन, मक्खी है ही नहीं, उड़ गई। उन्होंने दोबारा से मक्खी उड़ाई, मक्खी वहाँ है ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये भंते भगवान, ये बात तो समझ में आई, ये आपने मक्खी उड़ाई, उसके बाद आप ठहर गए, क्यों ठहर गए? क्यों ठहरना चाहिए? ठहरने जैसा तो कोई कारण है नहीं। दूसरी बात, ठहर गए, फिर से आपने मक्खी उड़ाई और मक्खी वहाँ थी ही नहीं, उस मक्खी जो है ही नहीं उस मक्खी को उड़ा रहे हो। पहली हो गई, समझाओ। बोले गड़बड़ी हो गई, मक्खी उड़ाई बेहोशी में, होश था नहीं, फिर होश आ गया कि मक्खी तो उड़ा दी। होश आया तो ठहर गए। ठहरो, कौन सी स्ट्रीम बाहर ले गई थी? कोई स्ट्रीम रही होगी। और उसके बाद में लगा कि होशपूर्वक यह कृत्य हो जाना चाहिए, फिर से उसको कर लिया जाए। तो जो मक्खी अब नहीं है, जैसा उड़ाया जाना चाहिए था, तो अब वैसा कर लेते हैं कि कैसा उड़ाया जाना चाहिए था, हमने फिर से कर लिया कि दोबारा गलती नहीं होना चाहिए, है ना। तो होश,
होश को ही साधना पड़ेगा। हर चीज़ में होश होना चाहिए। वही तो हम कह रहे हैं कि चलने में होश, उठने में होश, खाने में होश, पीने में होश, है ना। जीवन की हर प्रक्रिया में होश होना चाहिए। कुछ विचार चल रहे, चिंतन मनन, तो दूर से उसको जानते रहो, एसोसिएट मत हो उसके साथ, एसोसिएट मत हो, लेकिन सजग रहो। एसोसिएट भी न रहो और सजग भी रहो, बात बनती चली जाएगी। बात बनती है ऐसे, और कोई रास्ता भी नहीं बात बनाने का, ऐसे ही बात बनेगी। और किसका प्रश्न है? प्रश्न है पीछे? हाँ हाँ, तो लीजिए, बोलिए। ऐसा है गुरुजी, कई बार जैसे हम आपकी वीडियो सुनते हैं ना, 2-3 घंटे हो जाते हैं और उसी में ध्यान रहता है, और वो काम भी हो जाता है, हमें पता ही नहीं लगता वो काम कब निमट गया, घरेलू, और वो सुनने में लीन रहते हैं। तो वो कौन सी स्थिति होती है? हमारे साथ भी होता है। अब यह तो देखो, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स में काम कर रहे हो, जी रहे हो, तो वहाँ सिर्फ सुनने के लिए फुर्सत तो है नहीं, है ना। काम तो करने पड़ेंगे, क्योंकि शरीर है, शरीर का सर्वाइवल होना है। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। तो सर्वाइवल का स्ट्रगल तो रहेगा ही रहेगा, उसमें शरीर को तो जुतना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा, तो ये चीज़ करनी पड़ती है। तो वहाँ पर जो है इस प्रकार का तौर तरीका होता है कि लोग लगा लेते हैं, सुनते भी रहते हैं और काम भी होता रहता है, दोनों चीज़ें हैं। तो यह जो है सदुपयोग है, क्योंकि कितना समय फिर व्यस्तता है, उसमें समय कम निकल पाता है, तो उसमें से जो है कितना समय हम, ऐसा लगता है कि काम करते करते सुनना भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा, क्योंकि काम करने की प्रैक्टिस प्रॉपर है, सबकॉन्शियस माइंड की प्रैक्टिस है, आलस भी नहीं आता, और सुनते सुनते जो है सारे काम बराबर हो जाते हैं, भोजन का बनाने का, सफाई का, इसका उसका, सारे काम होते रहते हैं और सुनना भी हो जाता है। और सिस्टम भी आ गए कि साउंड सिस्टम है, जोर से लगा लो, जोर से आवाज़ गूंज रही होती है, आराम से सुना जाता है। इधर उधर कहीं आगे पीछे भी हो तो सुनाई पड़ता है, क्योंकि साउंड सिस्टम तगड़ा है। कान में लगाने वाला सिस्टम है, वह भी हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग तो है ही है कि वहाँ से कुछ मिस नहीं हो रहा और काम भी हो रहे हैं, तो ये सदुपयोग है। ऐसे करके ही तो अपना जो है साधना को आगे बढ़ाया जा सकता है, कि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, उसके बीच से ही रास्ते निकालने, मध्य मार्ग, इसी को तो कह रहे हैं मध्य मार्ग। ये मध्य मार्ग ही तो है कि वह इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, उसको भी फॉलो तो करना ही पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, मजबूरियाँ हैं, शरीर की आवश्यकताएं हैं, वो सब करना भी पड़ेगा। तो वह भी है और साधना भी होती रहे। तो साधना होने के लिए कन्वर्सेशन, ये भी साधना का पार्ट है, तो यह होता रहेगा। ऐसे मध्य मार्ग तो निकालने ही पड़ेंगे, तभी तो जीवन में परिवर्तन आएगा। और जीवन में आपके परिवर्तन आया है नहीं, यह बताइए, क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया है? पूरा चेंज है, परिवर्तन आया है। आपके जीवन में भी आया है, आपके जीवन में भी आया है, सबके जीवन में परिवर्तन आया है। जिस तरीके से जी रहे थे वैसे नहीं जी रहे हैं, है ना। हाँ, जो मधुबाला जी थी, या जो शिखा थी, या जो चंद्रिका जी थी, ये वो नहीं है अब, है ना। और जपिंदर जी भी जाके महसूस करेंगे कि वो जपिंदर अब नहीं है, कोई और आ गया, है ना। न वो रविराज है, न वो पंकज है, तो कोई नया ही आ गया है, नया ही तौर तरीका आ गया। पुराने जो वो चीज़ें टूट फूट जा रही हैं, जो हिप्नोटिज्म है, जो पैटर्न्स है, वो टूट फूट जा रहे हैं। इसलिए तो नया ढंग हो गया ना जीवन का। और ये टूट फूट ही तो होनी चाहिए, कि जो विकार है पूरे टूट फूट जाए, खत्म हो जाए। पहले मैं टूटना फूटना जी सोचती थी, मुझे आंसर मिल रहे हैं। हाँ, सब तोड़ फोड़ ही करता है। गुरु का उससे भी आप वो कर सकते हो, वो करते हैं ना कंपैरिजन, जेसीबी के साथ में। जेसीबी मशीन होती है ना, बुलडोजर, हाँ, उसके साथ भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। उसका काम तोड़ फोड़ करने का रहता है। बोलो ग्राउंड बनाओ, सब क्लियर करो, कुछ नहीं दिखना चाहिए, तोड़ते तोड़ते पूरा ग्राउंड बना दो। वो यहाँ ये फलाना था, वो कहाँ गया स्ट्रक्चर, बोले वो गायब हो गया, वो फलाने के संपर्क में आया और उसने उसको जीरो कर दिया, खेल खत्म कर दिया उसका, है। तो गुरु वो बुलडोजर और जेसीबी भी हो सकता है, जो तोड़ते फोड़ते धीरे 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 तोड़ता रहता है ना, तोड़ते तोड़ते आवाज करता रहता है, तोड़ता रहता है, और एक समय ऐसा आता है नो मोर, स्ट्रक्चर बचा ही नहीं, घर गायब हो गया, ग्राउंड बचा। कमाल की है मुझे, वो कोई चीज इतना लंबा नहीं सुन सकते, 2-3 वीडियो। एक दिन वो जो काले धुएं वाली है, खाना बनाते, मतलब अपने आप आती रहती है, वो भी हो गई, मतलब खाना बनाते बनाते। तो फिर बाद में मुझे याद आया कि ये तो बैठ के करती थी। सही लेकिन वो नहीं पता था, मैंने अभी यही ना, तो ये चीजें
अभी हुआ है, मतलब ये सब कुछ देखना हाँ, सुनना। हैपनिंग में हो गया सब, हैपनिंग में हो गया, और होने के बाद में आपको कुछ हल्कापन महसूस भी हुआ होगा, है ना, कि ध्वनि से जो होना चाहिए वह हल्कापन आ गया। तब तो समझने की तो चल रहा। अगला प्रश्न है किसी का? गुरुजी, अभी ये क्वेश्चन अभी पूछा था, इसी से संबंधित हल मिल गया है। होश में रहने का मतलब तो चेतन मन में रहना, तो वो ये कन्फ्यूजन था, आपने इसमें बता दिया कि मध्यम में रहेंगे। सर, वर्तमान में सर्वाइवल करने के लिए चूँकि कोई भी अध्ययन हम कर रहे हैं या आगे बढ़ने की, तो वो चीज़ को हम रिपीटेडली करना पड़ता है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। जैसे अभी आपने बताया कि हम खाना बनाते में भी सुनते रहे, चूँकि वो डेली बनाती हैं, तो खाना बनाने का उनका एक वो सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न है। तो वो सॉल्व, मतलब ये हमको एक कन्फ्यूजन ये था कि होश में रहने के लिए, मतलब अगर हमें, तो फिर हम अगर सबकॉन्शियस माइंड को यूज नहीं करेंगे तो हम वर्तमान में सर्वाइवल कैसे करें? तो वो हल आपके द्वारा मिल गया है कि मध्य मार्ग आपको वर्तमान स्थिति में जो चल रही है, तो मध्य मार्ग में अपनाना पड़ेगा, अपनी चेतना का मध्य मार्ग ही मार्ग है ना, मध्य मार्ग ही मार्ग। और अभी के इस युग की हम बात करें तो यहाँ तो मध्य मार्ग, इस युग में तो मध्य मार्ग ही होगा, क्योंकि वो ये जब भी आपका क्वेश्चन आया था ना कि जंगल में भी जाओगे तो नॉइज़ वहाँ पता चला कि वो अलग ही किस्म की नॉइज़ आएंगी, ज़्यादा इरिटेटिंग नॉइज़ वहाँ जंगलों में मिल रही है आजकल, ज़्यादा इरिटेटिंग मिल रही है। वहाँ तो पता ही है कि शहर यहाँ ऐसा है तो वहाँ उतना इरिटेशन नहीं होता है। लेकिन अभी जैसे क्वेश्चन आया था वो डीजे वाला, तो जब 2-2.5 साल पहले, क्योंकि अब शहर में तो शोरगुल होता ही है, तो हालांकि नहीं करना चाहिए, तो वो थोड़ा अपना विवेक जाकर आर्टिफिशियल, यानी क्या कहने लिया मार्केट से ईयरबड लिया, ईयरबड लगा दी, बजने दो डीजे। हाँ, बस वो जो है पहले वो शुरू किया, हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें ले आओ कि हाँ, कि बस उसको कान में फंसा लो और आपको बाहर का नॉइज़ जो है बैठ जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी का यह भी उपयोग है। हाँ, सोनम जी का प्रश्न है। गुरुजी, ये प्रश्न अभी आया ऐसे सुनते सुनते, जैसे जो लोग साधना नहीं कर रहे हैं और जिनका जन्म मरण हो रहा है संसार में, और जैसे जन्म निश्चित है कितने जन्म हमारे होंगे, तो गुरुजी वो लोग मुक्त कैसे होते हैं? उनका परम मुक्ति संभव होती है नहीं उन लोगों के लिए? यह प्रश्न उठता रहता है कि उनकी मुक्ति का क्या होगा। तो उनकी मुक्ति जो है वह भी, उनकी साधना भी चली रही है, उनकी साधना भी चली रही है, क्योंकि वो संसार में सेपरेशन को जी रहे हैं, सेपरेशन को जी रहे हैं, सेपरेशन को जी रहे हैं, तो उनको दिन भर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्याएं आती है ना, झंझटें आती हैं, चोट पड़ती है, तकलीफ होती है, ये सब क्या हो रहा है? लेसन दिया जा रहा है, जगाया जा रहा है, लेसन दिया जा रहा है, तो लेसन तो दिया ही जा रहा है। साधना का मतलब है कि अब हम जो है जाग के जिएंगे कि जो लेसन दिया जा रहा है, और हर चीज़ को समझेंगे कि यह भी लेसन है, यह भी लेसन है, क्या लेसन है। जाग के जिएंगे तो लेसन याद हो जाएगा, लेसन जो देना चाहता है वो ग्रैस्प कर पाएंगे, लेसन ग्रैस्प कर लिया जाएगा। लेसन यदि ग्रैस्प कर लिया गया तो आगे अगला पार्ट शुरू हो गया, और ग्रैस्प नहीं कर पाए तो पार्ट बार बार पढ़ाया जाएगा, रिपीटेशन होगा, उसका रिपीटेशन होगा। तो यदि उसे ठीक से पढ़ लिया तो फिर वो बात खत्म हो जाती है। तो जो लोग साधना में नहीं है, लेसन तो उन्हें भी दिया जा रहा है, और उनको 100 लेसन देने पर 2 लेसन वो ग्रहण करते हैं, 98 ग्रहण नहीं करते, 2 तो कर ही लेते, क्योंकि वो चोट तो थपेड़े पड़ते रहते हैं। बोलते हैं ना कि सबसे बड़ी शिक्षा गुरु कौन है? जीवन है, जीवन सिखा देता है, ऐसे बोलते हैं ना। अरे जीवन की ठोकरें सिखा देंगी, कौन सिखा देगा? जीवन की ठोकरें सिखा देंगी, क्योंकि ठोकरें जो चोट है वो लेसन है। यदि लेसन थोड़ा तगड़ा हुआ ना, टीचर थोड़ा स्ट्रांग आया ना, 2 डंडा खींच के मारे तो अपने आप समझ में आने लगता है। गधे से गधे को समझ में आने लगता है। जब डंडा पुराने समय में कहते बोलते छड़ी पड़े क्षमा क्षम, है ना, विद्या आए दमादम, ऐसे पुरानी कहावत चलती थी। तो जब छड़ी पड़ती है तो लेसन जो है, लेसन दिया जा रहा है, तो लेसन तो उनको भी दिया जा रहा है। लेकिन साधक का ये अर्थ है, उसका कहना है कि ये धीमी धीमी प्रक्रिया, बात बन नहीं रही है। हम हर लेसन को ग्रैस्प करने के लिए तैयार हैं, और जब वह जो है, वहाँ ऐसा तो है नहीं कि 1 साल के बाद ही पास हो गए। यहाँ तो यह है कि लेसन ग्रैस्प किया तो अगली क्लास, फिर लेसन ग्रैस्प किया तो अगली क्लास,
फटाफट क्लास बदलती है। तो साधना, वो साधक कहता है मुझे फटाफट सारी क्लासें पास करनी है, तो सजगता से जीता है। और सजगता पूर्वक, होशपूर्वक जो जैसा जैसा का तैसा यदि जान लिया जाता है, जानना हो रहा है, तो लेसन कंप्लीट हो रहा है। जैसे ही लेसन कंप्लीट होगा तो अगला लेसन प्रस्तुत कर दिया जाएगा, फिर अगला लेसन प्रस्तुत कर दिया जाएगा, और धीरे 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 जो है सारे लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर जो है वह कोई कार्यकारण श्रृंखला नहीं बचेगी, कोई लेसन बचा ही नहीं, कोई कार्यकारण श्रृंखला ही नहीं बची। तो काहे के लिए स्कूल का बस्ता उठाओगे फिर आके, फिर क्यों ए फॉर एप्पल और बी फॉर बाय करोगे? लेसन ही पूरे हो गए तो स्कूल का बस्ता ही गायब हो गया। अब बस्ता ही गायब हो गया तो ए फॉर एप्पल और बी फॉर बाय का खेल ही खत्म हो गया ना। स्वामी जी, कई बार रास्ते में आते जाते हमको ऐसे लोग दिखते हैं जो थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब से रहते हैं और वो बड़े शांति से बैठे रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनकी भी एक साधना चल रही है, वो उन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है और बस अपना वो लोग बैठे हुए हैं। जो जहाँ पर भी है, कोई भी सेपरेशन किसी भी रूप में है, जी, है ना, वो साधना में ही है। एक स्वरूप साधना है कि विरूप साधना है। जी, कोई उल्टे कृत्य कर रहा है वह विरूप साधना कर रहा है, और वह विरूप साधना करने के बाद में जब उसको जोरदार ठोकर मिलेगी, गजब की ठोकर मिलेगी, और तब वहाँ जो बदलेगा वह, उसको जो है उसके बड़े लेसन की तैयारी चली। विरूप साधना मतलब ये छोटी मोटी ठोकर से जागने वाला नहीं है, ये छड़ी वड़ी से, छोटी मोटी छड़ी से जागने वाला नहीं है। मजबूत बेत का डंडा लाओ और सोटा मारो खींच के, है ना, तो खींच के सोटा मारने के लिए उसकी तैयारी चल रही है। वो विरूप साधना में उल्टे काम कर रहा है, वह संसार में उल्टे काम कर रहा है, दूसरों को सताना, ये करना, फलाना करना, है ना, उल्टे काम कर रहा है। दूसरे के में सहयोग नहीं दे रहा है, दूसरों को सता रहा है, परेशान कर रहा है, यह कर रहा है, उल्टे सीधे कृत्य कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो तैयारी कर रहा है कि वो वाले मास्टर जी आएंगे ना, खतरनाक वाले, वो मोटा सोटा लेके आएंगे और धड़ाके से पूरा सिर खोल देंगे, उसकी तैयारी कर रहा है वह। और वहाँ पर तो पूरी बेरहमी चलती है, वहाँ कोई रहम नहीं है। लेसन दिया जाना है मतलब दिया जाना है, लेसन तो मिलेगा ही मिलेगा। स्वामी जी, हमने ऐसे ही एक किस्सा देखा, मतलब प्रत्यक्ष है वो, कि एक बंदा है, उसको वो बहुत बड़ा गुंडा था और काफ़ी लोगों को परेशान करना, पैसे वसूल करना, और फिर कैंसर हो गया और भगवान के दरबार में गया और ठीक हो गया, मतलब चलना फिरना सब खत्म हो गया था, लेकिन ठीक हुआ। उसके बाद फिर वो सरेंडर हो गया, फिर सरेंडर, उसका जीवन लेकिन बदल चुका होगा, बदल गया। यस, पूरी तरह से बदल गया। अब वो सोचता होगा कि मैं कैसे किसी की मदद कर दूं, यस यस, है ना। जी जी। अब वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। हाँ, अब उसे पता चल गया कि बैलेंस करना है, कि अब जो पुराना किया धरा है, भगवान महावीर यही कहते थे, तुमने यदि दान दिया, है ना, किसी का भला किया, तुमने किसी की सेवा करी, तो किसी ने सेवा स्वीकार कर ली, और जब सेवा कर ली तो सेवा करने के बाद उसे धन्यवाद देना। बड़ी कृपा, तुमने हमारी सेवा स्वीकार कर ली, मुझे कोई नहीं मिलता तो, सेवा करने वाला नहीं मिलता तो मैं तो फंस गया था ना, बड़ी कृपा, मेरी सेवा स्वीकार कर ली, प्रणाम करता हूँ। क्यों? मैं सेवा क्यों कर रहा हूँ? पुराना गड़बड़ होगा उसी को तो बैलेंस कर रहा हूँ ना, पुरानी गड़बड़ी को मैं बैलेंस कर रहा हूँ, और जब पूरा बैलेंस हो जाएगा तभी मुक्ति होगी। तो दान दिया, सेवा करी, या जो कुछ भी किया, तो कृतज्ञ मैं हूं कि पुरानी गड़बड़ी मुझे सुधारनी है। सुधार करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा तभी तो सुधारूंगा ना, से सुधारूंगा कहां से, बैलेंस कहां से करूंगा? प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। प्लेटफॉर्म दिया, बड़ी कृपा, प्रणाम, कृतज्ञ हूं, ग्रेटिट्यूड। वहां अहंकार नहीं होगा, वहां ग्रेटिट्यूड होगा कि सेवा करने का मौका मिला, तो पुरानी गड़बड़ी को सुधारने का मौका मिला, बैलेंस करने का मौका मिला। इस प्रकार से चलता है सब। अगला प्रश्न किसका है? स्वामी जी, एक रिक्वेस्ट थी, हाँ। कि आपकी कृपा रहे तो हमको एक त्राटक ध्यान का थोड़ा सा त्राटक ध्यान जो है सबके लिए नहीं होता है, हम आपको इंडिविजुअल बता देंगे, ठीक है ना। आपके रूम में ही हम सिस्टम बना देते हैं कि वहाँ आप त्राटक ध्यान जो है रात में कर सकते हैं। उसका सिस्टम हम आपको इंडिविजुअली समझा देंगे और करवा देंगे, क्योंकि त्राटक ध्यान सबके लिए नहीं होता है। त्राटक ध्यान जो षष्ठ चक्र जिनका जो है वहाँ कुछ वीकनेस है, उस वीकनेस को दूर करने के लिए होता है, छठे केंद्र की वीकनेस को दूर करने के लिए होता है। उनकी अभी वो ज़रूरत है एक्चुअली, नहीं तो हम यहीं पर मना कर दिए होते, लेकिन उनकी अभी ज़रूरत है।
ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, वो प्रैक्टिकल के बाद जैसी जैसी स्थितियाँ स्पष्ट होंगी वैसा हम उनको गाइड कर देंगे। लेकिन त्राटक ध्यान के चक्कर में न पड़े। सहज साधनाएं हमने बहुत सारी दी हुई हैं। ये सहज साधनाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, शानदार हैं। आप खुद उदाहरण हो, सबके जीवन परिवर्तित हुए हैं। आप सब लोग साक्षात उदाहरण है ना। जीवन बहुत तेजी से परिवर्तित हुए हैं और हो रहे हैं, नित्य प्रति हो रहे हैं। लेकिन कभी किसी के यदि आवश्यकता पड़ती है तो फिर वह चीज़ें फिर उनको इंडिविजुअली दी जाती हैं। कुछ ऐसी विधियाँ दी जाती है तो इंडिविजुअली दी जाती हैं। अगला किसी का प्रश्न है? जोर से पूछना पड़ेगा। गुरुजी, जो ओम वाला जो है, हाँ, ओम वाला जो मेडिटेशन है, हर चक्र में 3 बार ओम का जो करते, तो वो मुझे बहुत सूट हुआ। लेकिन ना फिर वो गले में खराश हो गई, फिर मैं नहीं कर पाई, मैंने गला बहुत दुखने लगा। अब देखिए कि वह कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कई बार, लेकिन वह आपको तब भी कंटिन्यू करना चाहिए। धीरे धीरे वह ब्लॉकेज हट जाएगा। एक्चुअली वह हैपनिंग बड़ी प्यारी हैपनिंग है, उसका हम नाम भूल रहे हैं, कि जिसमें एक चक्र पर ठहर करके 3 बार ओमकार का नाद है। हाँ, वही वाला किया। हाँ, यही वाला। हाँ, चक्रा अलाइनमेंट लिखा है ना उस पे। हाँ, 7 चक्रा अलाइनमेंट। नहीं नहीं, वही तो कह रहे हो आप, 2 ध्यानों का नाम ले रहे हो। ऐसे जो है 5-6 ध्यान है। हाँ, तो ये 3 बार अच्छा, उसमें नई ओमकार विधि लिखा हुआ है। हाँ, सबसे बड़ा वाला जो 7 चक्र वाला है वो वाला है। उसमें जो एक चक्र पर 3 बार। हाँ हाँ, उसकी हैपनिंग बहुत बढ़िया हुई है। हाँ, बहुत बढ़िया है। हाँ अभी लास्ट में आई है। हाँ हाँ हाँ, ये विधि मैं भी करती हूँ गुरुजी ज़्यादातर। हाँ। तो वो उसको जो है उसकी चर्चा बीच में कोई हो तो अगले बार में बता देना। उसकी चर्चा इस पे भी कर लेंगे तो बाकी लोगों को पता चल जाएगा कि वो कौन सा वाला किस नाम से वहाँ पर है ना। तो 7 चक्र अलाइनमेंट वाला ऐसा बता रहे हैं। हाँ, जैसे ओम अगर जरूरी नहीं कि हम बहुत तेज बोलें, जैसे कल्पना जी को दिक्कत है तो वो धीरे से भी ओम बोलते हैं। हाँ, ओम बस ये है कि ओम का फ्लो होना चाहिए, सहजता से होना चाहिए। हाँ हाँ, उनका वहाँ कोई ब्लॉकेज बन रहा है, वो ब्लॉकेज टूटना चाहिए। तो कंटिन्यू करते रहे। हाँ, उसको कंटिन्यू करो। वो धीरे धीरे अपने हाँ उस चक्कर का जो ब्लॉकेज है वह क्लियर हो जाएगा आपका। ब्लॉकेज बनना और टूटना में फर्क है। बन रहा है भाई, बनना और टूटने में तो हमेशा फर्क रहता है। कहीं बन रहा है, कहीं टूट रहा है। बेहोशी है तो बन रहा है, होश है तो टूट रहा है। होश के साथ में साधना है तो वह टूटेगा, और बेहोशी है तो वह मजबूत होता रहेगा। बेहोशी में सारे ब्लॉकेज मजबूत होते रहते हैं। बेहोशी के अकॉर्डिंग जो है, मतलब वह जो उस हिसाब से और ज़्यादा जटिल होकर अपडेट हो रहे होते हैं। उनके अपडेशन को और जटिल बना रहा होता है बेहोशी में, और होश में जो है वह टूटते जाते हैं। मैं विधि करती हूँ कभी कभी, मतलब कार्य करते करते तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे बैठ जाना ही पड़ता है। हाँ, तो वाइब्रेशन आता है तो नहीं काम कर सकती। हाँ, तो वहाँ तो अपने आप आपको संकेत मिल रहा है कि वहाँ पे वो विधि जो है खड़े होकर करने की नहीं है, बैठ के करने की है। नहीं, मतलब आपका ये अच्छा, कन्वर्सेशन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना है कि हम आपका प्रवचन सुनते हैं और सुनते सुनते ही ध्यान कंप्लीट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि सुनना मात्र ही ध्यान है। हम आपको सुनते हैं और आपको सुनना मात्र ही ध्यान है, और यही प्रक्रिया है। यही हम कहते हैं कि सारे कन्वर्सेशन आप सुनो और बार बार सुनो। क्यों कहते हैं कि यह सुनना मात्र ही ध्यान है। सुनने मात्र से ही आपकी क्लिनजिंग भी होनी है। क्वेश्चंस भी नहीं रहते। हाँ, जो भी आप सुनते जाएंगे क्लिनजिंग होती चली जाएगी और ध्यान तो घट ही जाएगा। और ध्यान इस कन्वर्सेशन पूरा होने के बाद में उठ के दूसरे काम नहीं करना चाहिए। कन्वर्सेशन पूरा होने के बाद में शांति से 10 मिनट 20 मिनट जो उपलब्ध है, आधा घंटा बैठ जाना चाहिए। हैपनिंग हो जाएगी, ध्यान की हैपनिंग हो जाएगी। उसके बाद कोई उठने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ करो मोबाइल और क्या करो, हैपनिंग में चले जाओ, बैठ जाओ, ध्यान घट जाएगा। क्योंकि हम कोई ये टीचिंग तो कर नहीं रहे हैं, यह हैपनिंग है। टीचिंग 2 कौड़ी की होती है, यह हैपनिंग है। इसको सुनने मात्र से आपके जीवन में बहुत कुछ हो जाएगा। आध्यात्मिक विकास भी हो जाएगा, क्लिनजिंग भी हो जाएगी, मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे भी।
उस समय ध्यान घटेगा भी। सुनते सुनते ही वो ध्यान घट रहा है आपका, ध्यान घटने की प्रक्रिया वहाँ पे हो चुकी होती है। स्वामी जी, एक हटके क्वेश्चन था कि कई बार हम सुनते हैं कि कोई इस जन्म में अगर फीमेल है तो अगले में मेल हो जाते हैं, मेल है तो फीमेल हो जाते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि जो मेल है फीमेल होगा। हाँ, कई बार रेयरली ऐसा होता है कि 100 में से 8-10 फीमेल जो है वो मेल हो जाएंगी, 8-10 होंगी, और 100 मेल में से 8-10 जो है फीमेल हो जाएंगे, सारे नहीं होते। अगर इनकेस होता भी तो वो कर्म से रिलेटेड है कि भाई इनके कर्म एक मेल या कर्म नहीं, आकर्षण से। कोई स्त्री अपने स्त्री होने में संतुष्ट है तो वह स्त्री ही होगी, असंतुष्ट है, उसको लगता है नहीं 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 स्त्री नहीं, पुरुष अच्छे हैं, पुरुष होना ज़्यादा अच्छा है, पुरुष होना ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसे करते 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 वो पुरुष हो जाएगी। या बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं, बोले क्या झंझट है दुनियादारी का, वहाँ जाओ धक्के खाओ, नौकरियाँ करो, अरे घर में बने रहो, थोड़ा बहुत खाना भी ना बनाओ, मज़े में रहे आओ, ऐसा सोचने वाले रहते ना, तो वो अपना अगले जन्म में स्त्री हो जाते हैं। तो ये सोच और आपके आकर्षण क्या है? वो आकर्षण आपका जो है वही आपके अगले जन्म को निर्धारित करता है कि आपके आकर्षण क्या है। जैसे आकर्षण है वैसे आपका जन्म हो जाता है। एक वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का वीडियो देख लिया, उसमें एक साधु थे, वो इस जन्म में स्त्री के रूप कहाँ जो फालतू की बातों में पड़े हुए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये वो बहुत सारा स्पिरिचुअल कार्य भी चल रहा है ना। इस प्रकार की बेकार की चीज़ों से अपने आप को बचा लेना चाहिए। कुछ नहीं है, वो सब झूठ झमास है बहुत सारे। इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचा लो। ये गार्बेज जो हम अपने भीतर डालते हैं ना, बहुत सारे साधक ऐसे हैं जिनकी संख्या 1000 में है। हमारे साधकों की बात कर रहे हैं, जिनकी संख्या 1000 के आंकड़े में है, वो किसी और को सुनना बंद कर चुके हैं, सुनते ही नहीं। हाँ, सुनते ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अलावा किसी को सुनते हैं तो ओशो को सुनते हैं। हाँ, उसमें कुछ लोग यदि सुनते हैं तो ओशो को सुनते हैं, बाकी बहुत सारे तो ऐसे किसी और को सुनते ही नहीं। बोले सब कुछ इसमें आ जाता है, सब कुछ आ जाता है जहाँ जो चाहिए। तो ये अपने पहली बात तो यह कि कूड़ा जो है, नया कूड़ा डालना बंद करो ना। पुराने कूड़े की क्लींजिंग की तो बात है, नया कूड़ा डालना तो बंद करो। क्यों गार्बेज अपने सुने भी तो उसमें क्या कमी है समझ में आ जाता है। हाँ, जल्दी सुन भी लिया, हाँ, उसमें क्या गलत है और क्या कुछ गड़बड़ है तो वो समझ में आ जाएगा। अब वो देखो, कोई जो है ऐसा रट्टा मार के कोई चीज़ दोहरा रहा है ना, ऐसी टीचिंग कर रहा है, टीचर बनने की कोशिश में है, तो उसे तो सत्य पता नहीं है। इधर का ईंट इधर की ईंट, उधर का रोड़ा, किधर की ईंट किधर का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो इधर उधर जो उल्टा सीधा करेंगे तो उसमें जो है कुछ ना कुछ मिसिंग हो ही जाएगा। कोई बुद्धवाणी को सुन ले या किसी को सुन ले और उसको अपना दोहराने की कोशिश करे, वो नहीं दोहरा सकता। उसमें न वो भाव आएगा, न वो क्वालिटी आएगी, न वो स्थिति बनेगी। और उसके अलावा तो एक बात और है कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी उससे हो ही जाएगी, क्योंकि उसका अनुभव नहीं है, वो रट्टा है। और हो सकता है कि बुद्ध पुरुष जो है बहुत सारी चीज़ें हमें बोल दे कि हम नहीं बताएंगे। भगवान बुद्ध 13 प्रश्नों का बोलते थे, हमें नहीं पता भाई, ये 13 प्रश्न पूछने के नहीं, हम इसका जवाब ही नहीं देंगे। तुमको जो समझना है समझ लो कि हम नहीं है आत्मज्ञानी, ऐसा तो समझना है समझ लो, हमें नहीं देना इन 13 प्रश्नों के उत्तर। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें बुद्ध पुरुष आपको न बताए, लेकिन न बताने से वो अब बुद्ध हो गया, ऐसा नहीं है। उसको आपके सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है उसको। और वो टीचर जो है आपको वो बड़ी तफसील से बता सकता है, जो ऑर्डिनरी जो ट्रेनर टीचर है सब, ये आपको बड़ी तफसील से एक एक चीज़ का पूरा ब्यौरेवार बता सकता है। इतना ज़्यादा ब्यौरा बताएगा, कई बार पता चला कि सतगुरु है वो अपना शार्ट में कुछ बता देगा या आधा अधूरा सा बता देगा या छोड़ भी देगा। हो सकता है इसके पास डेटास ना हो। बहुत सारे हो गए ऐसे, बड़े बड़े संत फकीर हो गए, बोल ही नहीं पाए कुछ। ज़्यादा कोई पता चला एक डंडा उठा के मार दिया, एक झाड़ू उठा के मार दिया, 2-4 गाली दे दी, पत्थर मार दिया, ऐसे हो गए। कुछ पूछो
तो बस वो उनके पास ऐसे ही जवाब होते थे और कुछ बता ही नहीं पाए वो। और ये जो अभी चल रहे हैं टीचर मीडिया में, क्या है, कितने ब्यौरे देते हैं, एक एक बिल्कुल सिस्टमेटिक, पॉइंट टू पॉइंट सारा कुछ बताएंगे, लेकिन वो पॉइंट टू पॉइंट बताना आपको कहीं नहीं ले जाने वाला है। स्पिरिचुअल गार्बेज ही बनेगा, वापस आपकी समस्या ही बनने वाला है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। मुझे सपने बहुत आते थे, लेकिन जबलपुर से आने के बाद सब बंद हो गया। घटेगा ऐसा घटेगा। आप बोल रहे हैं ना कि गाली ऐसे सत्संग में मिली थी, तो किसी ना किसी को गाली दे देते थे और उनका कुछ ब्लॉकेज था वो टूट जाता था। तो ऐसा बहुत कुछ होता है। प्रणाम स्वामी जी। कई चक्र हम सप्त चक्र पे करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि एक चक्र खुल गया, बाद में वो इसी चक्र में कभी ब्लॉकेज आ सकते हैं? आ सकते हैं ब्लॉकेज, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो ऐसे मेजर ब्लॉकेज नहीं आएंगे। अच्छा, मेजर ब्लॉकेज टूट गए, छोटे मोटे ब्लॉकेज फिर आ सकते हैं, लेकिन क्लिनजिंग करते रहो। क्लिनजिंग तो एक प्रोसेस है ना। घर की बढ़िया साफ सफाई कर ली, बोले कर तो ली थी पिछले हफ्ते, अब बार बार की क्या जरूरत है, पिछले हफ्ते तो करी थी। ऐसा नहीं, इस बीच में थोड़ी थोड़ी धूल धमास फिर आती रहती है, तो थोड़ी क्लिनजिंग जो है वो वाली प्रोसेस जो है कंटिन्यू रखनी पड़ती है। कल गुरुजी जो हम गए थे वहाँ पे, तो मुझे ऐसे फील हुआ ना कि जैसे चक्रा से ऐसे एनर्जी फ्लो हो रही है ऊपर की तरफ और वो क्लिनजिंग हो रही है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे ब्लॉक्स हैं वो मेरे क्लियर हुए हैं चक्रास के। जैसे मुझे एक दो लोगों ने पहले बताया था कि मेरे नीचे वाले चक्रास में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे वो मेरे क्लियर हुए। ऐसा हो गई, क्योंकि हम कोई आपको रोबोटिक विधियां तो दे नहीं रहे, और जो विधि हम ध्यान की देते हैं, एक सेकंड पहले तक भी हमें नहीं पता होता कि कौन सी विधि है। सिर्फ एक सेकंड पहले हमें कुछ ग्लिम्स आता है कि ऐसा कुछ होना है, एक सेकंड पहले ग्लिम्स आता है हमें, और समय विधि घटने लगती है, घटती है तो अनफोल्ड होती चलती है, होती जाती है, पता चलते जाता है। एक सेकंड पहले भी हमें नहीं पता होता कि कौन सी विधि है। हमें यह भी नहीं पता होता है कि आज क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है, कि मेडिटेशन होने वाला है, कि क्या होने वाला है, हमें नहीं पता होता है आज होने वाला क्या है ना। तब चलता रहता है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, है ना, ये चमक धमक है, सब कुछ चलता रहता है, मौज चलती रहती है, और अचानक कुछ होने लगता है, और जब होता है तो पता चलता है कि क्या होने वाला है। गुरुजी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं और हम वो हाई एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो जैसे डाउनलोडिंग हो रही है और अभी इस टाइम पे हमको नहीं पता चल रहा है, लेकिन वो घर जाके पता चल रहा है। हाँ, ऐसा होता है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है कई बार, लेकिन डाउनलोडिंग चल रही है, आपके भीतर काम चल रहा है और उन्हें शब्द से चल रहा है, और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आपके भीतर हो क्या रहा है, कितना बड़ा कुछ काम हो रहा है, आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोग गुरु जी तो घूमते फिरते रहते हैं, किचन में जाके बोलते हैं ऐसा वैसा, अरे ये खाया कि नहीं खाया, अरे फलाना क्या हाल चाल है, मजा आ रहा है कि नहीं। तो ये जो है, बोलिए गुरु जी कैसे गुरु जी है, इधर उधर का कुछ भी चलता रहता है यहाँ तो, वो गाने गा रहे हैं तो हाँ, गाने गाते हैं, डांस करते हैं, अरे कौन से गुरु जी है भाई, बोले चलो इधर पिकनिक पे चलते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन भीतर काम चल रहा होता है। सत्संग का यही अर्थ है। और जब गाफिल रहते हो ना, तब ज़्यादा काम चलता है। जब गाफिल रहते हो ना, मौज मजे में लगे हो, गीत चल रहा है, यह चल रहा है, वह चल रहा है, तो मन कहीं मशगूल है, प्रोटेक्शन लेयर गायब है, चौकीदार गायब है, डांस में लगा हुआ है, किसी दूसरे में लगा है, दरवाज़ा खाली है, उसी बीच में काम होता है। जब चौकीदार गायब है तब चुपचाप जो है गोलमाल हो जाता है, सारे काम हो जाते हैं। तो इस तरीके से काम होता है। लेकिन यह बात बिल्कुल बराबर है, यह अनफोल्ड होने में तो काम इतना बड़ा है, तुरंत अनफोल्ड नहीं होगा, यह भी ग्रो होगा। इसको फैलते सेटल होते बड़ा, वो सारा वो सारी चीज़ें भीतर जो है स्टेबल हो गई, डाल दी गई, जो चीज़ें डालनी थी वो बीज जो है डाल दिए गए, अब वो ग्रो होंगे। अब धीरे आप वापस जाएंगे तो पूरा जीवन आपका अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा, एक अलग ही, रोज नई फ्लावरिंग, रोज नई फ्लावरिंग। घर जाकर आप देखेंगे, अरे वाह ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है,
पूरी जिंदगी ही मिरेकल हो जाएगी। फिर वापस भाग आएंगे स्वामी जी, लेकिन अभी तो हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रहने के बाद लग रहा है कि वो जो पुराना वाला घर है जहाँ हम रहते थे वहाँ पर नहीं जाएं और उस घर में ना घुसे। हाँ, वो तो होगा, क्योंकि अब ये जो यह सरलता, सहजता और अनरोबोटिक लाइफ जो हुई है, रोबोटिक लाइफ के आप बाहर आए हैं और सहजता का मतलब वही है, सहज जीवन में आए हैं। तो सहज जीवन सबसे बड़ी चीज़ है ना, सहज और स्वाभाविक जीवन, कि आप जो है यहाँ इतनी बड़ी बिग फैमिली के मेंबर हो गए, गजब की बॉन्डिंग में जी रहे हैं, है ना। और सबको लग रहा है कि मेरा भी कुछ योगदान होना चाहिए यहाँ की व्यवस्थाओं में, कि मैं भी कुछ करूँ, मेरे इतने सारे फैमिली मेंबर हैं, मैं भी इनके लिए कुछ कर पाऊँ, कोई सहयोग कर लूँ, है ना। एक अलग ही भाव में जा रहे हैं। देना सबसे बड़ी बात है ना, देने से हम फैलते हैं, देने से विराटता होती है, देने से आनंद घटता है। तो अब देने का भाव होता है कि मैं क्या कर लूँ, अरे कुछ नहीं बन रहा है तो झाड़ू पोछा ही कर दूँ, कुछ नहीं बन रहा है तो थोड़े बर्तन ही धो दूँ, कुछ नहीं बन रहा है कुछ सब्जी काट दूँ, कहीं कुछ कर दूँ। ऐसे देने का ऐसा उमगता है भाव, देने से हम फैलते हैं, देने से आनंद घटित होता है, और जो देने से हम खुलते हैं। खुलने से क्या होता है, जो यहाँ पर काम किया जा रहा है, जो यहाँ काम किया जा रहा है ऊर्जाओं का, जो आपको नहीं दिखता, जो आपको नहीं समझ में आता, जैसे आप खुलते हैं उस एनर्जी को आपको भीतर घुसने का मौका मिलता है। अब यहाँ पर जो है रिट्रीट में, और वह कहीं कुछ नहीं कर रहा है, किसी कहीं योगदान नहीं दे रहा है, कहीं कोई सेवा नहीं दे रहा, कोई योगदान नहीं दे रहा है, वो अपनी अकड़ में जी रहा है। तो अकड़ मतलब चौकीदार, चौकीदार तैयार है, तो वह कुछ अपना जो है गड़बड़ नहीं होने देना है। हम जैसे आए थे वैसे ही वापस जाएंगे, है ना, परिवर्तन नहीं होने देंगे। तो ढीला पड़ा ही नहीं। अब यदि वो ऐसी किसी प्रक्रिया में आ रहा है कि मैं भी कुछ योगदान कर दूं, ये कर दूं, इस में आ रहा है, तो फ्लेक्सिबल हो रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है, उसकी जड़ता टूट रही है, आइस मेल्टिंग हो रही है, उसकी बॉन्डिंग भी बढ़ेगी, सस्ता सरलता बढ़े। बॉन्डिंग में भी क्या हो रहा है, बह रहे हो ना, फ्लो चालू हो गया ना, व्यक्तित्व में फ्लो चालू हो गया ना, और समझ रहे हो कि यहाँ की जो जो समस्या है मेरी समस्या है। जैसे यहाँ समझा आपने पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या किसकी है, ये मेरी भी समस्या है। इसको किसको मैनेज करना है, मैंने भी मैनेज करना है। ऐसा नहीं फलाने ने आयोजन किया है तो ये उसकी समस्या है, हम तो अपने ढंग से जिएंगे। तो वह कहा, वहां क्या होगा, पत्थर आ गया, और पत्थर ही बना रह जाएगा, है कि नहीं। तो अब यह जो है इसके साथ में इस बिग फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बॉन्डिंग जो हो रही है, ये सब हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ये बड़ा चमत्कार हो रहा है। सब कुछ बहुत बड़े काम हो रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, आपकी तरलता बढ़ रही है। बचपन में एक बार हमारे पास कुछ घटा पेन कागज था और लिखा गया कि जो है फ्लेक्सिबल होना महत्तम गुण है, फ्लेक्सिबल होना महत्तम गुण है। हम और परमात्मा क्या है, परम फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, परम लचीलापन। परमात्मा क्या है, परम लचीलापन। बहुत लचीलापन है परमात्मा में, गौर से देखोगे तो कोई स्थायी नियम नहीं होते वहां पर, बड़ा लचीलापन है। परमात्मा कौन है, परम लचीलापन है। संवेदनशीलता का विकास, यानी विकास वास्तविक विकास है, क्योंकि परमात्मा कौन है, परम संवेदनशीलता। संवेदनशीलता जब पीक पे पहुंच गई तो वही परमात्मा है। संवेदनशीलता से परमात्मा मिलता है ऐसा नहीं, संवेदनशीलता पीक पे पहुंच गई तो वही परमात्मा है। लचीलापन पीक पे पहुंच गया तो वही परमात्मा है। ऐसे हम बचपन में कुछ ऐसा घटता था, ऐसे नोट्स बना दिया करते थे, ऐसे हजारों कागज कहीं कहीं पड़े होंगे, भगवान जाने कहाँ कहाँ पड़े होंगे, पड़े भी होंगे कि ख़त्म हो गए होंगे। तो ऐसा कुछ घटता रहता था। तो यहाँ जो है यह प्रयोग इसी बात के प्रयोग हैं। यह रिट्रीट एक प्रयोग है ना, जैसे आलोक ने कहा कि ऐसी रिट्रीट कहीं सुनी नहीं, कहीं देखी नहीं, कभी भूतकाल में तो कभी हुई नहीं, भविष्य में शायद इससे प्रभावित होकर होने लगे। ऐसी रिट्रीट तो कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, कोई कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ऐसी रिट्रीट का। फुल्ली अनशेड्यूल्ड, हाँ, फुल्ली अनशेड्यूल्ड। क्या होगा किसी को नहीं पता, हाँ, और जो है कोई सिस्टम ही नहीं है,
और कुछ ऑर्गेनाइज करने का कुछ वो है ही नहीं, है ना, कोई प्रोग्राम, कोई कवायद, कुछ ऐसा है ही नहीं, और सब वेल मैनेज है। मैनेजमेंट का कोई यहाँ सिस्टम समझ में नहीं आता कि मैनेज कैसे होता है, और उसके बावजूद सब वेल मैनेज है, उसके बावजूद सब वेल मैनेज है। मिरेकल है। तो जाते जाते वही कह के गया, ये तो मिरेकल है, जादू है, और यही जादू लोगों को बदल रहा है। बोले मैं जो आया था वो नहीं हूँ, बदल के जा रहा हूँ। और कहीं रेजोनेंस नहीं हुआ, कोई नहीं बदल पाया। बड़ी बड़ी जगहों पे गया, बड़े बड़े लोगों को सुना, ये किया, कोई नहीं बदल पाया, और यहाँ मैं बदल के जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो लड़का। तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसको आसानी से इन्फ्लुएंस किया ही नहीं जा सकता, और हमने इन्फ्लुएंस किया ही नहीं, और वह हो गया। हमने किया कुछ नहीं और हो गया। फर्स्ट डे क्या हालत थी, हाँ रात में पूरा भरा हुआ। हाँ, तो पहले दिन जो स्थिति थी, तो लोगों को लगा कि ये कौन आ गया, ये तो इस फैमिली का मेंबर है ही नहीं, इस फैमिली में कहीं रेजोनेंस करता ही नहीं है, और जाते जाते वो प्रिय होके चला गया। हाँ मन उधेड़ दिया, मन ही मन पे चल रहे थे। हाँ, तो ये एक महाप्रयोग है, एक गजब का प्रयोग है ये बहुत, और ये हैपनिंग के माध्यम से हो रहा है। ऐसा प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ है, ऐसा प्रयोग कोई इतिहास नहीं है ऐसे किसी प्रयोग का, और ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। और ये प्रयोग मेरे मतलब आसपास मेरी फ्रेंड्स काफी एज हो गई है, तो बहुत लोगों ने मतलब खींचा, बहुत वीडियोस भेजते थे, कहीं पर भी टिके नहीं, मतलब कहीं मैंने उन्हें डाउनलोड ही नहीं किया, मतलब खोला ही नहीं, मन ही नहीं किया, और ये एक आई और इसी से ही मतलब आगे हो गई और यहाँ तक पहुँच गई। तो कोई संयोग ही नहीं है। यही कि आपकी पात्रता है, इसे आप ढूंढ रहे थे, ये जन्म इसको ढूंढने के लिए आपने लिया था। वो जो सिस्टम बंधा हुआ था ना, उससे बहुत डर लगता है। हाँ, एक कंफर्ट जोन में जीने की आदत और सारा कुछ। लेकिन जो है जिसे ढूंढ रहे थे, जब तक वह नहीं मिला बात बनी नहीं, जब मिला तो बात तुरंत बन गई। उसी की तो खोज में है, उस रिदम की खोज में है। आप कह रही हैं कि तुम तो कहीं जाती नहीं थी, यहाँ कैसे आ गई? तो उस रिदम की खोज में है, सारा जीवन उस रिदम की खोज में है। उस रिदम को ढूंढ लेना है। जिसने उस रिदम को ढूंढ लिया, उसके बाद वह अपना संगीत प्रस्तुत करेगा, अपनी प्रस्तुति दे देगा, और उसके संगीत की वह परम प्रस्तुति उसकी परम मुक्ति की घोषणा होगी। तो संगीत जो है, वो संगीत कुछ और नहीं है, परम मुक्ति की घोषणा है। ले वो रिदम मिले तो सही, रिदम हाथ में आए तो सही। तो उस रिदम को आपको दिया जा रहा है, वह रिदम आपको भेंट दी जा रही है, और यह रिदम जैसे ही आपके भीतर उतरेगी तो परम संगीत आपके भीतर फूट पड़ेगा, और वो परम संगीत की प्रस्तुति के लिए ही आप यहाँ पर हैं। जैसे ही उसे आप प्रस्तुत करेंगे, आप मुक्त हैं, आपका शो ऑफ, अपने घर वापस जाइए। जब तक आप अपना वह शो नहीं देंगे, अपना वह कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक आपको लेसन लेने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, और लेसन आपको मिल नहीं रहे, तो रिदम कोई आपको दे नहीं पा रहा है। तो रिदम जहाँ जब आपको मिलेगी, जिस सही जगह पर आप पहुँचेंगे कि हाँ यह वही रिदम है, क्योंकि आपको वही गीत प्रस्तुत करना है जो प्रस्तुत करने के लिए आपको भेजा गया है, वह गीत आपको प्रस्तुत करना है, उसकी रिदम आपको ढूंढनी है। तो रिदम आप ढूंढ रहे हैं, और जिस दिन वो रिदम आपके हाथ में आ गई, हाँ यही तो मेरी रिदम है, और रिदम आपके हाथ में आ गई, तो उसके बाद आपकी प्रस्तुति शुरू, हैपनिंग हो जाएगी, और संगीत को आप प्रस्तुत करेंगे। आपका जीवन ही उसे प्रस्तुत करेगा, आपका जीवन, आपका होना, आपका चलना, आपका फिरना, आपका सब कुछ उस संगीत की प्रस्तुति होगी। और जैसी वो प्रस्तुति पूरी हो जाएगी, आपका शो ऑफ, तो फिर आपको बराबर आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। भटकन समाप्त, फिर अब भटकने की जरूरत नहीं, फिर स्कूल का बस्ता उठाने की जरूरत नहीं, फिर ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय करने की जरूरत नहीं है। फिर जो है आपको घर पहुंचा दिया जाएगा, आप अपने घर पहुंच जाएंगे, बात पूरी हो जाएगी, खेल खत्म, पैसा हजम। प्रणाम। गुरु की बहुत जरूरत है, मैंने देखा है बहुत, ये जो संसारिक पूरा ना उनसे विक्षिप्त हो गया है कुछ, मैंने उन्हें देखा है। वह तो है ही, क्योंकि देखिए, इसलिए मैं बहुत डरती थी गुरु के से, मतलब अपने आप को बचा लेती थी। नहीं डरने का सर, वो मार्ग इतना ज्यादा संस्कृत हो गया, जितना उस तरफ मतलब चाहे साधक भी हो, वो उधर से जिधर हमको ठग लिया जाएगा।
यहाँ नहीं टफ नहीं, यहाँ एक्चुअल क्या है वो जो प्रैक्टिकल है। जब आदमी प्रैक्टिकल होके जब वो अनुभव करता तभी तो वो सडनली हो रहा है। जैसे अभी आपने बताया कि अचानक आ गए, तो सब अचानक ही हो रहा है। गुरुजी ने सब इधर भी सब अचानक ही हुआ है, क्योंकि हम वो जो है अंदर से हम लोगों ने प्रैक्टिकल फील किया है। बराबर भगवान शिव का शब्द यूज करते हैं, अचानक, है ना। यह शब्द हमने उनसे उधार लिया है ना, अपनी विधि में भी लिया है। जो श्वास की हमने एक महानतम विधि दी है, उस विधि में भी भगवान शिव का अचानक शब्द उधार लिया है। तो यह सब कुछ अचानक होगा, हैपनिंग अचानक होती है, आयोजित नहीं होती। आयोजन मन के हैं, सारे आयोजन मन के हैं। और यह हम अमनी दशा के लिए हैं, मन के पार हैं हम, और उन लोगों को निमंत्रित करते हैं जो मन के पार होना चाहते हैं, जो मन को डिज़ॉल्व करना चाहते हैं, जो अपनी सेपरेशन को डिज़ॉल्व करना चाहते हैं। हमारा निमंत्रण उन हृदयों के लिए है, उन लोगों के लिए है, और उन तक हमारा निमंत्रण पहुंच रहा है। जो सुपात्र हैं, जो सुयोग्य हैं, उन तक हमारा निमंत्रण पहुंच रहा है। और ये प्रेम पाती इतनी प्रेम पगी है कि यह निमंत्रण अस्वीकार नहीं किया जा सकता, उन्हें आना ही पड़ता है। प्रणाम गुरुजी। जब मेडिटेशन करने लगते हैं तो यहाँ पूरा खिंचाव क्यों होता है? खिंचाव तो होगा ही ना। मेडिटेशन की प्रक्रिया जो विधि दी जा रही है, इसलिए तो दी जा रही है कि कुछ खिंचे खाचे, है ना। इधर उधर गलत जगह पे फंसा हुआ है, इसको खींच खाच के सही जगह पे बिठाना है। अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है ना। सेंटर कहीं और होना चाहिए और कहीं और बन गया है, खींच के उसको लाना पड़ेगा ना सही जगह पे। कि सेंटर इधर अपनी सही जगह पे ला, तो खींच के उसको सही जगह पे लाया जा रहा है। इसको बोलते हैं चक्रा अलाइनमेंट। चक्रा अलाइनमेंट, तो चक्रा अलाइनमेंट हो रहा है, तो खिंचाव हो रहा है। खिंचाव होकर राइट अलाइनमेंट होगा, है ना। उसके साथ हमें और भी बहुत सारे खिंचाव होंगे। गार्बेज है, उस गार्बेज को फेंकने का भी काम चलेगा। खींच खाच के गार्बेज भी तो फेंकना पड़ेगा ना, वह भी काम चलेगा। गुरुजी, मेरे ना बाएं कान में जैसे सुनूंगी और ऐसे तो ना अंदर से जो नस है ना वो ऐसे संकुचित होती, जैसे कोई कान उमेट रहा। तो मतलब कि ये मेरी ये बीमारी है या फिर ऐसे मैंने कुछ हो रहा है, ये मैं जानना चाहती हूँ। अब ये जो है, आप जाइए ENT स्पेशलिस्ट के पास। करवा लिया, नहीं है कुछ। नहीं है कुछ। हाँ। अब नहीं है कुछ तो मतलब बात खत्म हो गई, टेंशन लेना खत्म करिए। तो फिर वो होता तो है ना वो वाली चीज। यदि वहाँ कुछ हो रहा है तो होने दोनों से। काहे टांग फंसा रहे हो? टांग काहे फंसा रहे हो भाई? दिमाग में कीड़ा था, कह रहे कुछ गड़बड़ है, तो ENT को स्पेशलिस्ट को दिखा दिया, उसने बोल दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है तो अब कीड़ा निकल गया ना। एक कीड़ा निकल गया, दूसरा कीड़ा क्यों घुसा रहे उसमें? होने दो, जो हो रहा है सो होने दो। चल रहा है ना जीवन, कोई समस्या तो नहीं है ना, बस। हाँ। अगला प्रश्न है किसी का? नहीं। सभा समाप्त की जाए, सभा लंबी भी खींची है।